यहाँ पे देखिए हम लोग जो तमस उपन्यास है भीष्म सानी द्वारा यूजीसी नेट यूनिट 6 में इसका भाग 2 आज करने वाले हैं। पहले भाग में हमने जो है तमस उपन्यास के बारे में एक तो भीष्म सानी के संबंध में सारी चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो बता दिया था, फिर पूरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या कैसे है पूरे कथानक को भी समझा दिया था। इसके बाद हमने बताया था कि ये कैसे जो है चैप्टर में यानी प्रकरण में अगर आप देखें तो बटा है, डिवीजन इसका है। तो उसी को एक एक करके अध्याय में हम चीजों को देख रहे थे, जिसमें हमें दूसरा जो इसका है अंक उसको देखना है। कि यहाँ से हम शुरू करते हैं, पहले वाली वीडियो में देखेंगे चीजें समझ में आ जाएगी। बाकी इसका मूल वाचन सुन लेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी, मूल वाचन के साथ इसको करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से द्वितीय खंड शुरू होता है। द्वितीय खंड में कथानक है पिता जो है सरदार गुलदयाल सिंह, ये हरनाम सिंह और बंतों का जो कहानी बताया था, इनके कौन पिता थे? सरदार गुलदयाल सिंह ठोक इलाही बख्श जो तहसील नूरपुर जो थे यहाँ के थे। और इनका जो बेटा था, अब इनके कथानक के बारे में यहाँ देखना है कि जो इनका बेटा था, इनका बेटा 20 मील दूर मीरपुर में बजाजी की दुकान करता था। किसका? बंतों का। हर्राम का जो बेटा था वो 20 मील दूर मीरपुर में, कहाँ पे? मीरपुर में बजाजी की दुकान करता था। उसका क्या नाम था? इकबाल सिंह। जिसका इन लोगों ने धर्म परिवर्तन करा दिया था वो इकबाल सिंह था। बेटी इनकी एक थी, बेटी का नाम जसवीर था। इकबाल और जसवीर ये बड़े कस्बे में सैयदपुर में रहती थी जसवीर। हरनाम सिंह जो पिछले 20 वर्षों से इसी गांव में रह रहे थे, तहसील नूरपुर में एक चाय की दुकान पर काम करते थे, वहीं पे बसे हुए थे। करीम खान इसी गांव में ही हरनाम सिंह का मुस्लिम दोस्त था। करीम खान इसी के कहने पर अंततः हरनाम व बंतो दोनों गांव छोड़कर चले गए थे। बराबर आना जाना दुकान पे रहता था, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि अब आपको यहाँ से जाना ही ठीक है, जब सांप्रदायिक दंगे चरम स्तर पे पहुंच गए थे। पीछे से दुकान व घर को छोड़ जाना और फिर उनका सामान लूट लिया गया था। अशरफ और लतीफ वही गांव के लड़के थे जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, अशरफ और लतीफ। ढोल मुरीदपुर, तो यहाँ पे देखना है ढोल मुरीदपुर सरदार जी व बंतों ने जिस गांव में एक रात के लिए शरण ली, उसी मुसलमान परिवार का गांव है ढोल मुरीदपुर। तो ये कौन है? ढोल मुरीदपुर कहाँ है? सरदार जी और बंतु जहाँ पे रुके थे ना राजों के घर में, वो एक रात के लिए कहाँ पे शरण लिया था? ढोल मुरीदपुर में। इसके बाद आप देखिए 15वें जो अध्याय है किशन सिंह। ये कौन है? किशन सिंह सुरक्षा का प्रबंध कर रहे थे। सरदार हरि सिंह ये गुरुद्वारे में दो बंदूकों का दो मोर्चा ढाई छोर पर था, वहीं हरि सिंह सरकार तैनात थे। यानी जब बंतो और ये दोनों लोग निकलते तो कहाँ जाएंगे लोग? तो घूमते फिरते गुरुद्वारे पहुंचते हैं। गुरुद्वारे की सुरक्षा का प्रबंध किशन सिंह देखता है। सरदार हरि सिंह गुरुद्वारे में दो बंदूकों का जो मोर्चा ढाई जोर पर था, वहीं हरि सिंह सरदार तैनात थे। एक निहंग सिंह है जो गुरुद्वारे के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, निहंग सिंह। तो किशन सुरक्षा प्रबंध देख रहा था, निहंग था, सरदार हरि सिंह थे। विशन सिंह मनिहारी वाले जिनकी ड्यूटी खालसा लंगर में लगाई गई थी। तो किसकी लगाई गई थी? विशन सिंह। विशन सिंह मनिहारी वाले जिनकी ड्यूटी खालसा लंगर में लगाई गई थी। गुरुद्वारे के पिछवाड़े दो गलियां छोड़कर शेख गुलाम रसूल का ऊंचा 2 मंजिला मकान था और मुखबरों की सूचना के मुताबिक मुसलमानों ने उसी को अपना किला बना रखा है। गांव के मुखिया सरदार तेजा सिंह, तो गांव के मुखिया कौन है? गांव के मुखिया सरदार तेजा सिंह। इनके नाना की तलवार थी, जिनके पिता महाराजा रणजीत सिंह के दरबारी हुआ करते थे। प्रीतम सिंह कौन थे? प्रीतम सिंह नारा लगाने वाला लड़का, जो बोले सो निहाल सत्या काल। तो ये कौन बोलता है? जो बोले सो निहाल सत्या काल, नारा लगाने वाला लड़का प्रीतम सिंह। जिले के हकीम आला डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर। रहीम तेली, ये कौन था? रहीम तेली के घर में असला इकट्ठा है मुसलमानों द्वारा सिखों के विरुद्ध। तो रहीम तेली के घर में असला इकट्ठा किया गया था, क्यों? मुसलमानों द्वारा सिखों के विरुद्ध। सोहन सिंह जो गुरुद्वारे में मुसलमानों से मिलकर, देखिए एक सोहन सिंह का किरदार बहुत अच्छा है, गुरुद्वारे में मुस्लिमों से मिलकर शांति कायम करने की बात कहता है, अपना समझ के खुद समझाने की बात करता है। एक मिर्दाद है, छोटा भाई अल्लादाद का है, और मिर्दाद एक स्कूल खोलना चाहता था। ये शहर से आया था मिर्दाद, हिंदू मुस्लिम एकता का अथक प्रयास करता है। तो ये अल्लाहदाद इसी का भाई है। और सोहन सिंह अच्छा काम कर रहा है, गुरुद्वारे में जो मुस्लिम है उनसे मिलकर शांति कायम करने के बाद मुसलमानों से कह रहा है कि मिल बांट के शांति कर लेते हैं और इतना शोरगुल नहीं। और मिर्दाद जो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति आया था स्कूल खोलने के, उससे बहुत अथक प्रयास किया। वहां पे एक नान बाई की दुकान का जिक्र है, गंडा सिंह और चाय वाले की दुकान का जिक्र है, शेख की बैठक का जिक्र है। और ये सब गुरुद्वारे के आसपास की बात है जहाँ बंतो हरनाम आएंगे। हरवंश सिंह कौन है? जिसे देवदत्त ने शांति कायम करने के लिए भेजा था। देवदत्त वही
जो हमने देखा था, ट्रेनिंग दिया था, ये शांति कायम करने के लिए भेजा था हरवंश को। मुखबिर एक गोपाल सिंह है, जिसे गुरुद्वारे से मुसलमानों की खबरों का पता लगाने के लिए भेजा जाता है। वो एक घर में घुसा जहाँ पे बूढ़ी चन्ना देई रहती थी। वहीं टाट के पर्दे के पीछे छिप कर बैठ गया था। अचानक उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी और वह वहां से भागा। रास्ते में भागते वह घबराहट हुआ, हड़बड़ाहट और अंधेरे के कारण नाली पर बैठे बूढ़े नूर खान से टकरा जाता है। और नूर खान अंधा होता है, वो चिल्लाता है, हमारी दिखता, वो हमारी दिखता। तो ये घटना होती है, गोपाल को जब भेजते हैं तो किससे टकराता है। और वो एक अशरफ कसाई का जिक्र है। अशरफ कसाई जिसने गोपाल सिंह के पीछे भागते समय लाठी फेंकी थी, जैसे उसको लगा कि कोई मुखबरी कर रहा है, सुन रहा है। अब जैसे उसको थोड़ा सा आहट हुआ, भगा, और पीछे वही बूढ़ी चन्ना घर में घुसा, जब बूढ़ी चन्ना वहां पे रहती थी। अचानक जब उसको आहट सुनाई, भगा तो बूढ़े नूर खान से टकराया। फिर अशरफ कसाई को पता चला तो भागते हुए उसके पीछे लाठी फेंका। जसवीर जो हरनाम की बेटी के बारे में पहले बताया था। युद्ध समिति के सदस्य में कौन कौन से? सरदार मंगल सिंह सुनार, प्रीतम सिंह बजाज, भगत सिंह पंसारी, बूढ़ा लोहार करीम बख्श, जिसके सीने में तलवार घोंप दी थी किसने? बलदेव सिंह ने। तो बूढ़ा लोहार करीम बख्श, जिसके सीने में तलवार घोंप दी थी किसने? बलदेव सिंह ने। हरनाम सिंह व बंतो, 16वें अध्याय में हरनाम सिंह व बंतो को एक रात के लिए ठहराने वाला मुस्लिम परिवार। हरनाम सिंह और बंतो को एक रात के लिए ठहराने वाला मुस्लिम परिवार। पिता एहसान अली, हरनाम सिंह से लेन देन था इनका। पत्नी राजू, पुत्र रमजान, पत्नी अकरा। तो इनके बारे में हम बात कर ही चुके थे, कौन कौन थे, हरनाम सिंह और बंतो। और फिर एहसान अली कौन था? तो एहसान अली के बारे में भी हमने देखा था, है ना। पिता एहसान अली, हरनाम सिंह से लेन देन इनका था, राजू उनकी पत्नी, और रमजान और अकरा। 17वें अध्याय में अगर देखें तो इस अध्याय में हरनाम सिंह के बेटे इकबाल सिंह जो थे, वो मीरपुर में जो बजाजी की दुकान करता था, दंगों को देखते हुए अपने घर ठोक इलाही बख्श भागा जाता है। और रास्ते में नूरदीन, अब देखिए वो भाग के आ रहा था, लेकिन रास्ते में जो इकबाल भाग रहा था ठोक इलाही बख्श की तरफ, तो रास्ते में उसको नूरदीन, रमजान व उनके गुट वाले लड़के मिलकर पकड़ लिए और बड़ी क्रूर और अमानवीय ढंग से उसे जबरन मुस्लिम बनाया जाता है। नूरदीन कहीं से एक मांस का टुकड़ा लेके आता है और जिसमें से खून टप टप चू रहा था, टपक रहा था, तो उसने इकबाल सिंह के मुंह में डाल दिया। उसे सभी रस्म रिवाज से मुस्लिम बना दिया गया। इकबाल सिंह से वो शेख इकबाल अहमद बन जाता है। 18वें में देखिए तो गुरुद्वारे में 5 लाशें पड़ी थी। निहंग सिंह जो छत पर खड़ा था, सोहन सिंह जो शहर से प्रसाद रोकने आया था, सोहन सिंह, खालसा स्कूल की चपरासी की उनकी पत्नी को नंबरदार ने घर पर रख लिया था। और माई बाबा एक झापट पड़ते ही मृत्यु हो गई थी उनकी। बूढ़ा सौदागर सिंह ही मरा पड़ा था। एक लाश कुएं के पास औंधी पड़ी थी, यह आदमी मुगालते में मारा गया था। ये कस्बे का बिस्ती अल्लाह रखा था, जो पानी लेने गया था और मार दिया गया था। प्रकाशोपति, गुरुद्वारे के सामने वाली फताहदीन नानबाई की दुकान वाले 2 छोटे बच्चे भी मारे गए थे। किशन सिंह छत पर बैठा एक आध फायर करके काफिरों को चेतावनी देता है। ग्रंथी के छोटे भाई, जिसे साथी छोटा ग्रंथी कहते थे, मुसलमानों को गुरुद्वारे का संदेश लेकर गया था। तो इसको भी छोटा ग्रंथी जो था उनका लेके गया था, उसको मार देगा। छोटा ग्रंथी का नाम मेहर सिंह था। जसबीर कौर का गांव, उनकी जो बेटी है, उनका गांव, उनके गांव की जो सभी औरतें थी ना, उन औरतों को लेकर बच्चों सहित वो सब कुएं में गिर गई थी और आत्महत्या कर ली थी। वहां पे भी बलवाई आ गए थे और सब अपनी इज्जत बचाने के लिए ये किए थे। फसादों के चौथे दिन जो है क्या हुआ, चौथे दिन 18 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया, पर आज 5वां दिन है। कर्फ्यू की मियाद केवल 12 घंटे कर दी गई। शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6। कांग्रेस की ओर से एक स्कूल के अंदर रिलीफ दफ्तर खुलवाया गया था। दहलीज के पास मनोहर लाल खड़ा था, काला मोटा, जो रिचर्ड से चिढ़ता था। दूसरा आदमी कम्युनिस्ट देवदत्त था। लीजा जिस सोफे पर पेशाब कर चुकी थी, वो रिचर्ड ने कहाँ से मंगवाई थी? कमिश्नर लॉरेंस से ले लिया था। देहात में 103 गांव जल गए थे। करतार सिंह, 20वें अध्याय में करतार सिंह इमदाद खाना के बारे में कहता है कि वो अच्छा था, उसने पहली बार नहीं किया। बंता सिंह, जिनकी आंखों पर गणासे से वार हुआ था। आंकड़े इकट्ठा करने वाले बाबू ने सरदार हरनेम सिंह का हर्जाना कितना हुआ? 10,000। वो पूछा जा रहा था कि इसका कितना नुकसान हुआ लास्ट में। तो जो आंकड़ा इकट्ठा करने वाले बाबू ने सरदार हरनाम सिंह का पूछा, तो उन्होंने अपनी बंतों से पूछा कितना होगा, हम लोगों का घाटा हुआ होगा गांव में, तो 10,000 लिखवाया था। हरनाम सिंह की बंदूक जो है अधीरो में जलालदीन सूबेदार के घर में रख दी गई थी। अब इनके यहाँ पे इनकी पत्नी सुखवंत, बेटा गुरमीत
अपने बेटे सहित कुएं में कूद गए, पति जांच के लिए आंकड़े लिखवा रहा है। ये जब लास्ट में शरारती जितने बैठे थे उनसे ये पूछा जा रहा था कि किसका कितना घाटा हुआ, अपना लिखवा दो। तो ये अपने बेटे सहित कुएं में कूद गई, पति जांच के लिए आंकड़े लिखवा रहा है। इनका सुखवंत पत्नी थी और ये बेटा गुरमीत था, इनके सब बारे में बताया गया है। लाला देवराज जो अपनी मृत पत्नी के शरीर से जेवर निकलवा देने और आंकड़े, अब देखिए एक ये भी आता है चरित्र इसमें, जो अपनी मृत पत्नी के शरीर से जेवर निकलवा देने और आंकड़ा ऑफिसर को उसमें से हिस्सा देने की बात करता है कि वो मर गई है, जेवर निकाल लो और तुमको पैसा देंगे 60 रुपए। नत्था सिंह जो बच्चों जैसी हरकत करते अपने गांव जाने से मना करता है और कारण बताता है कि वहां सुन्नत करते हैं, मुसलमानों की एक कुप्रथा है सुन्नत। तो नत्था सिंह वहां पे ये सब शरणार्थी कैंप में लास्ट में बहुत अलग अलग लोग मिलते हैं। स्कूल के चपरासी का संबंधी अपनी ब्राह्मणी के साथ बैठा उसकी बेटी की लापता होने की चिंता में डूबा था। बेटी का नाम था प्रकाशो। तो स्कूल का चपरासी भी शरणार्थियों के उसमें कैंप में बैठा है और संबंधी अपनी ब्राह्मणी के साथ बैठा है, उसकी बेटी की लापता यानी बेटी प्रकाशो गायब है। इनके ही गांव का एक अल्लाह राखा है मुस्लिम, उसने जो है उनकी बेटी प्रकाशो को उठा लिया है स्कूल के चपरासी के और जबरन शादी कर लेता है। लेकिन दोनों का आकर्षण पहले से ही था, दोनों में बाद में प्रेम भी हुआ। प्रकाशो के पिता ऑफिसर से उसे ढूंढने जब जाते हैं तो ये कह के मना कर देते कि अब तक उसका धर्म भ्रष्ट हो चुका होगा, यानी हमारी बेटी को ले गए तो धर्म भ्रष्ट हो चुका, अब मुझे बेटी नहीं चाहिए। शहर में जो है अमन कायम करने के लिए शहर के एक ईसाई कॉलेज के हाल को चुना गया था, जिसके प्रिंसिपल लूकस साहब थे, ईसाई अमेरिकी थे, कि कहाँ पे अमन कायम करना है तो वहां पे हॉल में सबको बिठाया जाए। ठेकेदार मुंशीराम जो इकट्ठे हुए शहर के अमीर नुमाइंदों को जमीनों की किस्त बता के बेचना चाहते थे, क्योंकि काम पता है सब जमीन इधर उधर हो गया था। तो जो ठेकेदार मुंशीराम है जो इकट्ठे हुए शहर के अमीर नुमाइंदे हैं उनको जमीनों की कीमत बता बेचना चाहते हैं, जमीनों की सौदेबाजी करते हैं और शेख नूर इलाही से कह रहे थे। बाबू पृथ्वीचंद और लाला लक्ष्मी नारायण कपड़े के व्यापारी थे। तो कौन कौन? बाबू पृथ्वीचंद और लाला लक्ष्मी नारायण कपड़े के व्यापारी। सरदार मोहन सिंह, हयात बख्श रंगून शहर की तारीफ कर रहे थे, हयात बख्श। लाला श्यामलाल कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, लाला श्यामलाल चुनाव में खड़े हो रहे हैं, चुनाव की तारीख 2 महीने बाद 15 जून रखी है। मंगल सेन लाला श्यामलाल आंकड़ा बाबू से मंगल सेन की बुराई करता है, मंगल जिला कमेटी के सदस्य हैं। अशरफ लाहौर से दर्द लाहौर से जो दर्द है उसको कम करने के लिए तेल लेके ये आया अशरफ, यहाँ पे अशरफ का जिक्र है। पात्रों की संख्या वैसे देखिए बहुत ज्यादा है, लेकिन सभी नहीं है कि गौड़ पात्रों का जब पूछते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। शाहनवाज तो बस का इंतजाम करने के लिए बोलने वाला अमन कमेटी के लिए था शाहनवाज। देवदत्त ने अमन कमेटी में सभी पार्टियों को रुकने की वहां पे जो था कि सभी लोग रुको शामिल हो जाओ, जितनी भी पार्टी है वो चीजें। जनाब हयात बख्श ये मुस्लिम लीग से हो गए, बख्शी जी कांग्रेस की तरफ से हो गए। ये लास्ट में गाड़ी चलता है कि अब अमन कायम करना है, सारी चीजें जब खत्म हो गई थी तब की बात है। जनाब हयात बख्श मुस्लिम लीग से, बख्शी जी इनकी तरफ से कांग्रेस की तरफ से। भाई ज्ञानी जोध सिंह गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे और ज्ञानी जोधा सिंह जी को अमन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। मास्टर रामदास जो है ये कौन है? जनरल सेक्रेटरी के लिए देवदत्त का नाम बताते कि देवदत्त को बना दो जनरल सेक्रेटरी। मनमोहन लाल रिचर्ड से चिढ़ता है, कमेटी में रिचर्ड के खिलाफ भी बोलता है, उसकी खिल्ली भी उड़ाता है, तो ये मनमोहन लाल है। मौला बख्श अमन कमेटी की बस गुलाबी और सफेद धारियों वाली है, यानी लास्ट में अमन कमेटी का बस है और वो गुलाबी और सफेद धारियों वाला बस चल पड़ता है। आगे दोनों जो कोने हैं उसमें आप एक कोने पे दूसरे कोने पे देखो तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झंडे हैं। लाउड स्पीकर का एक भोंपू आगे लगा दिया और पीछे भी लगा दिया है। ड्राइवर की सीट के साथ वाली सीट पर एक आदमी हाथ में माइक्रोफोन पकड़े बैठा था जो मुराद अली था। तो मुराद अली यहाँ पे बैठा था, माइक्रोफोन लेके बोल रहा था और नत्थू मर चुका था नहीं इसे देखते ही पहचान लेता है। नत्थू मर चुका या नहीं इसे देखते ही पहचान लेता है। ये मुराद अली के बारे में है, पूरा यहाँ तक ये सारी चीजें थी। यहाँ पे ये लिखा था भी शमशानी की लास्ट में पेज में आप देखते हैं आजकल ऐसे भी पूछ लेते हैं कि मुझे ठीक से याद नहीं है कि कब बंबई के निकट भिवंडी नगर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, पर मुझे उतना याद है कि उन दिन उन दंगों के बाद मैंने तमस लिखना शुरू किया था, आरंभ किया था। ये सचमुच अचानक ही हुआ, पर जब कलम उठाई और कागज सामने रखा तो ध्यान रावलपिंडी के दंगों की ओर चला गया। मतलब ये तो बता रहे हैं भीष्म सानी जी का, अगर यहाँ पे देखो ये इस तरीके से है। भीष्म सानी जी जन्म शताब्दी संस्करण में आप ये देखो
कि मैंने तो बंबई के निकट भिवंडी में ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन फिर हमारा सचमुच अचानक ही ध्यान कहाँ पे गया, हमने रावलपिंडी के दंगों पर भी, कि ऐसी चीजें हैं। बाकी सारी चीजें हमने भीष्म सानी जी की रावलपिंडी से थे यथेष्ट अध्ययन तक लगभग 2 दर्जन रूसी पुस्तकों का अनुवाद किया और सारी रचनाओं के बारे में बता दिया, आत्मकथा वगैरह कितने इंपॉर्टेंट है। हाँ, हम लोगों ने 2 खंडों में था, कुल के कितने प्रसंग थे, 21 प्रसंग थे। पहले खंड में 13 अध्याय था जिसमें हमने शहरी परिवेश के दंगों का चित्रण देख लिया था, और दूसरे खंड में 8 अध्याय जिसमें गांव के परिवेश का, तो शहरी परिवेश भी 13 हो गया, 18 हो गया, टोटल 21 हो गया था। 1973 में प्रकाशन में आया था। और केंद्र स्थल वही तत्कालीन पंजाब का पश्चिमी भाग, वहां पे पंचमी, देखिए पंजाब में भी उस समय का जो पश्चिमी भाग में मुस्लिम बाहुल्य स्थल था वहां पे था। बाकी साहित्य अकादमी मिला था, गोविंद निहलानी ने फिल्म बनाया था। और एक चीज ये, तमस फिल्म जब बनाई थी, नत्थू की भूमिका में प्रसिद्ध अभिनेता कौन थे, ओमपुरी थे नत्थू। 35वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसको मिला था। बाकी विश्व सानी ने अपनी आत्मकथा आज के अतीत में जो है, तमस उपन्यास के बारे में एक चीज कही है। आज के अतीत में इनकी आत्मकथा है, ये भी याद रखिए, आज के अतीत। मुझे ठीक से याद नहीं कि कब बम्बई के निकट भिवंडी नगर में ये चीज हुआ था, मुझे याद है कुंदंगों के बाद मैंने तमस उठाना शुरू किया, और सचमुच अचानक ही सब हुआ। जब कलम उठाई और कलम सामने रखा तो ध्यान रावलपिंडी के दंगों की ओर गया था। बाकी हम लोगों ने नत्थू चमार, मुराद अली शुअर माने, शालूत्री साहब, रिचर्ड लीचा, और जितने भी बक्सी, अजीज, कश्मीरी लाल, देसराज, शंकर, जनरल लक्ष्मी नारायण, उनके रणवीर के पिता देवव्रत, अखाड़े के संचालक मास्टर, फिर इनके अलावा रणवीर देवव्रत का बहुत करीबी शिष्य और लक्ष्मी नारायण का पुत्र, फिर एहसान अली की पत्नी राजो, ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार थे सब। एहसान अली जिनके यहाँ पे बनतो वो रुके थे, उनकी राजो पत्नी, एहसान अली का पुत्र रमजान अली अकरा, हरनाम उनकी पत्नी बनतो, इकबाल इनकी बेटी जसबीर कौर, कुआं में कूदने वाली पहली महिला। हरनाम का मित्र कौन था, करीम खान, जिसने बोला था कि गांव छोड़ दो। अल्लाह राखा जो हिंदू लड़के से शादी करवा देता। फिर एक एक उसमें है कि जो हमने पूरे अध्याय के बारे में बताया कि पिछले 2 घंटे से वो, मतलब शुरुआत में आप देखो नत्थू को 2 घंटे से संघर्ष कर रहा था, मार नहीं पा रहा था। सुअर मारना मतलब उसके लिए बहुत बड़ी चीज थी ना, बहुत कठिन काम था। तो उसने बोला भी था कि हमने कभी मारा नहीं, तो बड़ा कठिन काम है। 5 रुपए का नोट उसकी जेब में ठूस दिया तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो गई थी। करते करते उसको 2 बज चुके थे और काम पिछली शाम से अब तक, मतलब वो मार ही नहीं पाया था। 3 बजे उसके पैर पे मारता है, कुछ इस तरीके से होता है। फिर दूसरे में आप देखोगे तो दूसरे अध्याय में प्रभात फेरी वाली बात बताई थी कि गिने चुने लोग आते हैं, है ना। और वो जो है सेखो वाली, जिसे हम लोग 4 बजे क्लास करते हैं, जैसे सेखो वाले बाग की घड़ी में 4 बजाए तो कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में सब लोग आने लगे। तो ये हुआ, दूर से पजामा देख के अजीज बोला था, बताया था ना कि अजीज ने ही बोला था। आवाज तो क्लियर आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है आवाज में। लो बख्शी जी आ गई, किसने बोला था, पजामा देख के अजीज ने बोला था। बख्शी जी ही कहा करते थे, कौन कहा करते, 4 बजे का मतलब 4 बजे, न इधर ना उधर, बख्शी जी कहते थे। उनके नजदीक पहुंचने पे अजीज ने ही छोड़ते शेर पढ़ा था। अच्छा, ये शेर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे ही वो नजदीक पहुंचे, अजीज ने कौन सा शेर पढ़ा था, मुल्ला मियाँ मिसाल सी तीनों एक समान, लोका ना दूरदर्शन चाड़ना, आंखों ही न जान। 4 बजे का वक्त दोगे तभी कहीं 5 बजे प्रभात फेरी निकलेगी। बख्शी जी, मेहता जी, कश्मीरी, ये लोग बात करते हैं। तभी दूर ढलान की ओर से लेफ्ट राइट जनरल पहुंच जाता है। जनरल को देख के समझते रहते हैं, वो उसका एकदम अलग ही रोल होता है। और बेचारा वो तकरीरें करता रहता है। जनरल के पहुंचते ही कश्मीरी लाल ने मजा ले लिया उसका। जनरल कल जलसे में से तुम तो भाग लिए। जनरल को बड़ा गुस्सा आता है कश्मीरी पे, तो उसने, मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा, तुम्हारा कम्युनिस्ट के साथ उठना बैठना मैं जानता हूँ, देवदत्त कम्युनिस्ट के साथ। अभी देखिए, देवदत्त कम्युनिस्ट की बात की यहीं पे कर दिया था। ये देवदत्त वही था ना जो ट्रेनिंग देता है उनके लड़कियों को, क्या नाम है, लक्ष्मी नारायण के। तो जनरल इसी को बोलता है कि तुम्हारा जो है कम्युनिस्ट के साथ उठना बैठना है। और कुबड़े हलवाई की दुकान पर मैंने तुम्हें छेना मुर्गी खाते देखा। तो जनरल ने गुस्से में इसको कश्मीरी को बोला था कि देवदत्त कम्युनिस्ट है, तुमको तो वहां देखा, और आए हो यहाँ पे प्रभात फेरी में कल्याण की बातें करने। इतने में चौड़े परियोछो वाला पजामा फड़फड़ाते हुए शंकर लाल भी आ गया था। नेताजी कांग्रेस का काम करने के साथ साथ बीमा का काम करते थे, ये इनका अलग एक एडवांस वो चीजें थी। नेताजी छोटी हस्ती नहीं थे, कुल मिला के कितने 16 बरस जेलों में काट के आए थे। तो कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे, खादी पहनते ही थे। और उन पर ये आरोप भी, बड़ी हिमाकत थी, ऐसे ऐसे अफवाह थी कि सेठी ठेके वाले का 50,000 का बीमा उन्हें मिलने वाला है। मतलब वहां के ठेके वाले का 50,000 का बीमा। और इसके एवज मेहता जी सेठी को चुनाव में कांग्रेस का टिकट, ये सारी साठगांठ चलती थी। और वैसे देखिए, शंकर और मेहता इनका पट्टा नहीं था। कूली ने अचकन का पतला जो है पतला उठाया और नीचे पीले रंग का आजार बंद लटक रहा, तो शंकर लपक कर आगे बढ़ गया और नाड़े को पकड़ लिया। देख लीजिए साहिबा, नाड़ा रेशमी है, तो एक इन लोगों में जिक्र होता है कि कौन खादी पहन रहा, कौन खादी नहीं पहन रहा, ये भी चीज थी। तो यहाँ पे ये चीज की, देख लीजिए साहिबा, नाड़ा रेशमी है, हाथ के कुते साफ, यानी कटे सूत का तो नहीं है।
मजबूर कोहली का नाम काटना पड़ा। उस दिन से शंकर मेहता जी की फूटी आंख, मतलब शंकर और मेहता की लड़ाई इसी पे हुआ था, पजामा खींचने को लेके। बख्शी जी परेशान हो रहे थे ना, मास्टर रामदास पूछा, क्योंकि प्रभात फेरी में गाना कौन गाता तो वही वाला था। जनरल की उम्र कुल मिला के 50 के ऊपर आसपास रही, वर्षों की जेल के बाद शरीर में कुछ उसके रह नहीं गया था। और सबसे बड़ी बात थी ना कि सब तो अपना क्लास बी वगैरह मिलता है, लेकिन इसको हमेशा सी क्लास मिलता था। बीमार रहता था और बालू से भरी रोटी भी वो बेचारा खाता। नेहरू जी के साथ वो भी रावी नदी के किनारे नाचा था जब पूर्ण स्वराज का नारा लगा था, वॉलेंटियर था। फिर उसे वो सब कुछ नहीं मिला। कश्मीरी लाल जो साहिबान, हमें अफसोस से कहना पड़ता है, जिला कांग्रेस के प्रधान ने देश के साथ विश्वासघात किया है। जो वचन रावी के किनारे 29 में लिया था, तो हम मरते दम तक तो उस पर कायम रहेंगे। जनरल पत्थर से उतरता नहीं है। इंकलाब का नारा आप मेरे साथ मिलाकर लगाइए, दो चार आवाजें जिंदाबाद। तो अंधेरा छटने लगता है, लोग प्रभात फेरी के लिए निकल जाते हैं, यहाँ से गाते हुए चलेंगे, शुरू करो। तो रामदास यहाँ पे फेरी में गाते हैं। तो दूसरे वाले में यही चीज होता है, पहले में उसको दिया जाता है शुगर से संघर्ष करता है कि मारते मारते कितना टाइम हो गया था। दूसरे में पूरा प्रभात फेरी में कौन कौन आते हैं मिलते हैं, सारी चीजें थी। और वैसे भी प्रभात फेरी का गाना आप देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाना कहाँ पे आया था। जरा भी लगन आजादी दे लग गई जिन्हा दे मंदे विच, ओ गजनू बड़ फिर देना हर सेहरा हर बिंदे बिच। तो ये दूसरे में खत्म हो जाता है। तीसरे में कुछ ज्यादा हम आगे बढ़ते हैं तो नत्थू के पैर को ठोकर लग जाती है, वो समझ गया कि समझते ही उसका शरीर छनछना उठा। उसको एक घर के सामने कोई औरत खड़ी कर गई थी। अच्छा, तीसरे अध्याय में पहले वाले में फिर उसकी सुअर मारने वाला है, दूसरे में प्रभात फेरी वाला। तीसरे में जब वो उस रूम से निकलता है तो देखता है घर के सामने कोई औरत टोना कर गई। नत्थू ने इसे अपने लिए अपशगुन समझा था, इसीलिए उसके चरित्र में हमने बताया टोना वगैरह पे बड़ा बिलीव करता था। इस गली को वाली बात समझता था, तो वो दाखिल हुआ तो कुछ दूर देखा तो मुस्लिम के घर है। फिर एक बूढ़े की आवाज आई, या अल्लाह, कुल दी खैर कुल दी भला। कुछ ही कदम जब पहले तो उसको एक औरत का टोना दिखा, कुछ देर और आगे चला तो ये अल्लाह कुल दी खैर कुल दी भला ये सुनाई दिया था। फिर उसके आगे वो जब कुछ आगे हुआ तो दायां जो पैर है वहां पे कोई लसलसी चीज धस गया और गिरते गिरते बच गया। वो अध टूटा घड़ा वहां पे लुढ़क गया था। फिर तभी तभी गली के सिरे की ओर से नत्थू को एक इकतारा बजने और साथ में फिर फकीर के गाने की आवाज आई थी। चौथे नंबर पे इसको सुनाई दिया था जब वो रास्ते से निकला। मान लो ये कमरा है, पहले गया तो टोना दिख गया, टोना के आगे ये दिख रहा है तो आपने देखा कि वो जो एक कोई बूढ़ा व्यक्ति था वो कुछ बोल रहा है। फिर इसको लसलसी चीजें। फिर चौथे नंबर पे इसको कहीं से एक तारा की आवाज आ रही है, फकीर गाना गा रहा है। तो यहाँ पे भी गा रहा है, जतैन गाफला जाग ना आई चिड़िया बोल रही है। तो तीन मिला, आपको तीन इतने में मिल गया। जतैन गाफला जाग ना आई चिड़िया बोल रही है, ये गाफिल तू अभी तक सोया पड़ा है जबकि पक्षी चहचहाने लगे हैं। उसने जेब में से एक पैसा निकालकर उस फकीर को दिया था। कितना? एक पैसे। जब मंडली नजदीक पहुंची तो नथु एक ओर से गली की दीवार के साथ सटकर खड़ा हो गया। मंडली गीत गाती हुई गुजर रही थी। उसने देखा 8-10 लोग हैं, दो एक के सिर पर सफेद गांधी टोपी भी है ऐसे करके। उम्र रसीदा भी लग रहा था। उसके पास से गुजरने पर एक आदमी ने ऊंची आवाज से क्या नारा लगाया था, वंदे मातरम, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। इसके बाद सहसा केवल क्षण भर की चुप्पी के बाद कुछ दूरी पे जाके उसकी गली जो है कट गई। तो वहां से एक नारा उसको दिखा, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम भी चल रहा। तो एक तरफ भारत माता की जय, उधर पाकिस्तान जिंदाबाद ही। उसने देखा, जैसे ही मुड़ा तीन आदमी गली के मोड़ पे सहसा प्रकट हो गए और नारे लगा रहे हैं। वो आदमी गली के बीचों बीच खड़ा मंडली को ललकारता हुआ बोला, कांग्रेस हिंदू की जमात है। इसी वाले लाइन में आया था कि कांग्रेस हिंदू की जमात है गली में, बिल्कुल। और उधर मुस्लिम, कि मुस्लिमों से उसका कोई वास्ता नहीं है। और अजीज और हकीम हिंदुओं के कुत्ते हैं। तो देखिए, अजीज को हकीम को बोला, हमें हिंदुओं की नफरत नहीं, इनके कुत्तों से है। उसने इतने गुस्से से कहा, कांग्रेस मंडली के दोनों मुसलमान। अब उसमें इनके वाले प्रभात फेरी में ना मुस्लिम भी रहते थे, तो अजीज और हकीम को दोनों को बोल दिया था, ये दोनों हिंदुओं के कुत्ते हैं, यानी ये मुस्लिम है पर इनके साथ प्रभात फेरी में चल रहे तो ये कुत्ते हैं। मौलाना आजाद क्या हिंदू या मुसलमान, वयोवृद्ध ने कहा। तो बूढ़े ने कहा, ये ऐसे क्या बोल रहे हो, क्या मौलाना आजाद के हिंदू और क्या उनमें ऐसी चीज है। वयोवृद्ध बड़े धीरे से बोलते हैं, आजादी सबके लिए, हिंदुस्तान सभी के लिए, हिंदुओं के लिए क्या मुसलमान के लिए। इतने पे जनरल बिगड़ उठा, मुझे कोई चुप नहीं कर सकता, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज का आदमी हूँ, मैं सबको जानता हूँ, ये सब कर कह रहे हैं। तभी नथु ने देखा कि रूमी टोपी वाले से थोड़ा हटकर पीछे की ओर ये मुराद अली खड़ा है। ये मुराद अली वही है जो शुरुआत में ही 5 रुपए दे के बोला था कि उनका सालूत्री साहब का ये काम करना है। अब वो अभी तक काम कर नहीं पाया था, वो जस्ट निकला ही था, तो उसको लगा कि ये भागे कहाँ से। उसका बोला शरीर छंछना गया कि अभी तो काम किया ही नहीं, अगर ये मुराद अली देख लिया तो डेरे पर पहुंच जाएगा और जवाब तलब करेगा। इतना कहानी इसमें होता तीसरे वाले में। चौथे में जैसे टीले के ऊपर पहुंचकर दोनों ने अपने घोड़े रोक लिए। अब यहाँ से ये बहुत पंक्ति इंपॉर्टेंट था, जिसे लगता अचानक कहीं से आ गया। टीले के ऊपर, ये टीला, टीले के ऊपर पहुंचकर दोनों ने अपने घोड़े रोक लिए। सूर्योदय के समय इस दृश्य को दिखा पाने के लिए ही रिचर्ड अपनी पत्नी, चौथे में आता है कि दोनों रिचर्ड और उनकी जो है पत्नी
जो है उनको लेके वो गया है और कहाँ पे टीले के पास सूर्योदय दिखा रहा है। रिचर्ड ने मुड़कर सोचा लीजा बड़ी खुश हो रही है, देखा अब इस दृश्य को देखकर उस पर कैसा असर हुआ होगा। वो देखना चाहता, लीजा को खुश कर पाने के लिए वो उसे लेके आया था। आपके बाद लगभग 6 महीने के बाद तो लौटी थी विलायत, इंग्लैंड चली गई थी, आती ही नहीं थी। रिश्ते तो ठीक नहीं थे। फिर पत्नी के नाते लीजा अकेले भी छावनी सदर में घूमती तो देसी लोग उठ उठ कर सलाम भी करते। डिप्टी कमिश्नर की पत्नी थी तो उसने दिखाया वो सुंदर है। लीजा बोली सामने पहाड़ कौन सा है, यहीं से हिमालय शुरू होता है। तो क्या कितनी सुनसान सी घाटी है, लीजा बुझ बताई। नहीं लीजा ये बड़ी ऐतिहासिक घाटी है। तब वो बताता कि देखो तुम्हें समझ में नहीं आ रही, ये वो घाटी है, यहीं पे हिंदुस्तान में आने वाले सभी हमलावर इसी रास्ते से आए, मध्य एशिया से आने वाले भी, मंगोलिया भी यहीं से आए। रिचर्ड का उत्साह बढ़ रहा था कि अलेक्जेंडर भी इसी रास्ते से आया, तो मैं तुम्हें ये घाटी दिखाने लेके आया हूँ। और ये भी बता दे, देखो देखो ये रास्ता जो है ना आगे चल के तिब्बत की तरफ चला गया, दूसरा आपको अफगानिस्तान की तरफ। सौदागर लोग भी आते हैं, बुद्ध के धर्म प्रचारक भी यहीं पे हैं। तो कुल मिला के इसने कन्विंस कर लिया कि देखो जहाँ तुमको ले आया हूँ बड़ा ऐतिहासिक जगह है, रोमांटिक जगह नहीं है। तुम तो रिचर्ड यूं बातें करो जैसे ये तुम्हारा अपना देश है, तो गुस्सा आता है उसको। लीजर ने हंसकर कहा, तो उसने कहा देश अपना नहीं है पर इतिहास तो है। रिचर्ड टेक्सिला जानती हो, तो टेक्सिला यहाँ पे आया था ना, टेक्सिला नहीं बोल रहा था वो, तक्षशिला को ही इंग्लिश में बोल रहे थे कि किसी जमाने में ये जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी टैक्सिला होती थी वहां पर म्यूजियम भी है, और मैं एक बार तुम्हें लेके चलूंगा वहां पे गौतम बुद्ध का। और उसने कहा कि तुम्हें वहां अच्छा लगेगा। और इसने कहा कि कहाँ से ये भगवान बुद्ध की मूर्ति लाया था, टक्सिला से लाया था। उसने कहा एक बात बताओ लीजा ने कि वो सड़क तो दिखाओ जिस पर से अलेक्जेंडर हिंदुस्तान आया, तो मजाक में बोला था। तो एक चीज उसके मन में आता है कि क्या यहाँ के लोगों को तुमने ध्यान से देखा, एक ही नस्ल के लोग, जो लोग मध्य एशिया से सबसे पहले यहाँ आए, शताब्दियों के बाद उन्हीं के नाती पोते अन्य देशों से आए। नस्ल सबकी एक ही थी, वे लोग जो आर्य कहलाते और 1000 वर्ष पहले यहाँ पर आए, वे भी जो मुसलमान कहलाते और लगभग 1000 वर्ष पहले यहाँ पर आए। एक एक ही नस्ल है, सभी एक ही मूल जाति के लोग हैं। इन बातों को ये लोग भी जानते होंगे। यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते, ये वही कुछ जानते जो हमें बताते हैं, जो हम ही नहीं बताते। फिर थोड़ी देर तक मौन रहकर बोला, ये लोग अपने इतिहास को जानते ही नहीं, ये लोग केवल उसे जीते भर है। तो इस तरीके से जो है मुंह बना बना के चीजें बता रहा था। हालांकि जो लीजा थी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, ये अपना ही गा रहा था। उसने कहा था यहाँ पे कोई पिकनिक स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे घूम सकते हैं, टाइम काट सकते हैं, यहाँ बुत पे लाके खड़े कर दिए हो। हिंदू उसने कहा कि हिंदुओं ने झरनों के आसपास पत्थर की चिनाई करके वहां ताल बना दिया है, एक एक झरने को अलग अलग नाम दे दिया, राम और सीता और अपनी माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। वहाँ थोड़ी दाई और भी एक बढ़िया पिकनिक स्पॉट है, किसी पीर की कब्र है, मुसलमानों के पीर की कब्र। वहां पर बसंत के मौसम में एक अनूठा मेला लगता है, दूर दूर से नाचने गाने वाले आते हैं, 15 दिन तक मेला रहता है। तुम्हें कभी वो ले चलूंगा, क्या आजकल वहां मेला लगा है? तो उसने कहा नहीं, इन दिनों हिंदू मुस्लिम का तनाव चल रहा है। तब उसके मन में आता है कि यार रिचर्ड एक बात बता, तुम हिंदू मुस्लिम को पहचानते कैसे हो? तो उसने एक एक करके क्वेश्चन किया था, तुम्हारा सेक्रेटरी क्या हिंदू है? तो उसने कहा बड़े आसानी से, अंत में अली दीन अहमद लगा है तो जान जाओ। हिंदुओं के पीछे लाल चंद राम ये सब लगे होते हैं, रोशन लाल से रोशन दीन तो मुस्लिम। और वो, उसने पूछा टर्बन वाला आदमी तो गाड़ी चलाता है तो वो कौन है? वो सिख है। और टर्बन वाले के लिए बता दिया रिचर्ड ने। रिचर्ड को स्वयं चाय बनाकर पीने का शौक था, तो रिचर्ड को क्या चीज, चाय खुद ही बनाता था। लीजा की कमर में हाथ डाले रिचर्ड बुद्ध की मूर्तियां जिन्हें उसने लीजा के चले जाने के बाद इकट्ठा किया था दिखा रहा था। बंगले के बाहर होता हूँ तो हिंदुस्तान के किसी शहर में होता हूँ, बंगले में लौटता हूँ तो पूरे हिंदुस्तान में। ये किसने कहा था? ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। बंगले के बाहर होता हूँ तो हिंदुस्तान के किसी शहर में होता हूँ, लेकिन बंगले में पूरे हिंदुस्तान में लौट आता हूँ। पूरे घर को ही अपनी मूर्ति वूर्ति से सजा रखा था, ऐतिहासिक स्थल बना रखा था। बुद्ध के बूते की यही सबसे बड़ी खूबी, एक हल्की सी मुस्कान बुद्ध के ओठों पर खेलती रहती। इसने झुककर लीजा के बालों को चूम लिया था, ये कहते हुए, सप्ताह में 3 दिन तक कचहरी करता था, जिला मजिस्ट्रेट के नाते 3 दिन तक। कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय चुनते समय उसके नैतिक पक्ष के बारे में सोचता ही कब है? वो तो केवल निजी लाभ और निजी हित के बारे में सोचता है। कितने ही काम, डिप्टी कमिश्नर की पत्नी तो जिले की, वो उसको कहता है कि लीजा को तुम बैठे रहते हो, कुछ काम किया करो। जो डिप्टी कमिश्नर की पत्नी वो तो जिले की पहली महिला हो, तुम जो भी काम हाथ में लोगी उसी में अन्य अफसरों की बीबियां तुम्हारी मदद करेंगे। तो यहाँ पे एक संस्था, आपने रेड क्रॉस का नाम सुना होगा। रेड क्रॉस के लिए चंदा इकट्ठा करने की बात हुई थी। फ्लावर शो का आयोजन कर सकते हो, बच्चों की फिट तैयार करो, सैनिकों की मदद के कपड़े और जूते इकट्ठा करो, यही। और उसने कहा एक और संस्था भी है, यहाँ खोलने का इरादा है जानवरों की देखभाल और रक्षा के लिए। यहाँ पर अभी तक किसी किस्म की कोई संस्था नहीं है। तुम तो डिप्टी कमिश्नर ही करो और कुत्ते मरवाती फिरो। तो मुझे बताओ, जो सुबह बता रहे हिंदुस्तानी लोगों के बारे में, उसको गुस्सा आता है, उसको कोई ये सब में काम में इंटरेस्ट नहीं है। उसने कहा देखो सभी हिंदुस्तानी चिड़चिड़े मिजाज के होते हैं, छोटे से उत्साह पर भड़क उठते हैं, खून करने लगते हैं। और सभी सफेद चमड़ी वाली औरतों को ये बता रहे हैं कि ये जो है खून करने वाले सभी व्यक्तिवादी होते हैं, और सभी सफेद चमड़ी वाली औरतों को पसंद करते हैं।
ये लोग आपस में लड़ेंगे। लंदन में तुम कहते थे कि ये लोग तुम्हारे खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ भी लड़ रहे हैं और आपस में भी लड़ रहे हैं। रिचर्ड ने मुस्कुराकर कहा कि धन के नाम पे कुछ भी करते हैं। बहुत चालाक नहीं बनो रिचर्ड, मैं सब जानती हूँ। देश के नाम पर लोग तुम्हारे साथ लड़ते हैं और धन के नाम पर तुम इन्हें आपस में, ये सीधे मुंह पे कह देती है। रिचर्ड से लीजा कह देती, धन के नाम पे तुम लड़ाते हो। फिर भी वो कहता, डार्लिंग, हुकूमत करने वाले यही नहीं देखते प्रजा में कौन सी समानता है। यहाँ के सिक्के 5 निशान होते, बालों के अलावा 4 चिन्ह, और हिंदुओं के सिर पर चुटिया होती। जब उससे पूछा कैसे पहचानते तो उसने सिक्के 5 निशान बताए थे, और हिंदुओं के सिर पर चुटिया मुसलमानों के अपने निशान होते हैं, और कौन गाय का वो खाता है क्या चीज़ है ये बताते हैं। तुम उनसे ये भी कहना कि तुम एक नस्ल के लोग हो, तुम्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तो इसने उसको समझाया था। मतलब एकदम अलग ही इसका ये जो लीजा थी इसका रोल अलग था। उसने कहा था अगर प्रजा आपस में लड़ी तो शायद किसको सबसे बड़ा खतरा है ना? तो वो अपने पक्ष में बता रहा था और लीजा को जो एक मानवीय पक्ष था वो बता रही थी। पांचवें में इतने में 3 लोगों का, बस चौथे प्रश्न में, आप चौथे में देखोगे तो सिर्फ रिचर्ड और लीजा का कि वहां पे गए घाटी में सारी बातचीत हुई थी, यही सब था। पांचवें में प्रभात फेरी तो निकला ही था। चौथे में अंधेरे छटने लगा। प्रभात फेरी की मंडलियां गलियां लागती हुई इमाम दीन के मोहल्ले में जब पहुंची थी तो रास्ते में शेर खान की घसी, यही चीज था। जब ये प्रभात फेरी चल रहा था तो जब गली लाग गया तो इमाम दीन के मोहल्ले में जब पहुंचे थे तो वहीं तो ये बता था कि किसके घर से झाड़ू पोछे सब कढ़ाइया वढ़ैया लिया था शेर खान के। लेकिन जब ये सफाई करने जैसे ही आए थे तो पीछे से नारे की आवाज सुनकर मोहल्ले के बच्चे भागते हुए घर में आ गए थे। लाल कलगी वाला एक मुर्गा जो है कूद कर कच्ची दीवार के ऊपर चढ़ गया था। कुछ देर बाद फड़फड़ाने के बाद कुकुड़ किया, तुमसे तो ये मुर्गा ही अच्छा, कश्मीरी देखो कैसे रोब से बांग लगाता है, ये शेर खान बोला है। तो तब तब इन लोगों में व्यवहार था। इनको नहीं पता था कि उसी गली में उनसे शेर खान से सब मांग रहे हैं और अभी कश्मीरी वगैरह सफाई ही कर रहे थे। सफाई अभियान अभी पीछे से क्या होगा। एक छत की मुड़ेर पीछे खड़े रहेंगी, दाढ़ी वाला कोई बुजुर्ग बोला, इधर बीमारी फेंक जाओगे तो उठाएगा कौन। अच्छा, ये लोग प्रभात फेरी में आते थे, सफाई करते, सारी चीजें आती, लेकिन कोई भी इस तरीके से बोल दे रहा था, पर ये अपना काम करते थे। उसने कहा, कोई बुजुर्ग कि इधर बीमारी तुम लोग फेंक रहे हो। बख्शी जी को शंकर और कश्मीरी पर गुस्सा आया कि तामीरी काम का ये मतलब तो नहीं है, क्योंकि वो लोग सफाई करने के लिए तैयार नहीं रहते। बख्शी जी ने कहा कि शंकर और कश्मीरी से, तामीरी काम का मतलब ये तो नहीं है कि सचमुच नालियां साफ करने लग जाओ। इसका तो इतना भर मतलब है कि लोगों का ध्यान बस सफाई की ओर, तो मतलब दिखावटी काम करो देश की आजादी की ओर। तो ये बख्शी जी ने शंकर और कश्मीरी पर गुस्सा दिखाया था कि एकदम नहीं, खूब बढ़िया सफाई करने बैठ जाओ, दिखाने के लिए आए तो दिखाने के नाम पे ही काम करो। तभी सामने वाली गली में से एक सफेद दरीस बुजुर्ग निकला, बोला, हम लोगों पर एहसान का बोझ लादने आए हो तुम। उसी वक्त एक आदमी कमेटी के मैदान की तरफ से भागता हुआ आया और शेर खान के घर की गली लाग कर एक और मोहल्ले में गया। कुछ लोगों के पास जा पहुंचा और उसके साथ खुसफुस करने लगा। हाथ में तस्बीह झूलता हुआ सफेद रिछ उसके पास आकर खड़ा हुआ। क्षण भर वहां ठिठका खड़ा रहा, फिर छूटते ही बोला, आप साहिबान यहाँ से चले जाइए, अगर अपनी खैरियत चाहते हैं तो यहाँ से फौरन आप लोग जाइए। कहते कहते उसकी आवाज में ऊंची हो गई। तभी एक उड़ता हुआ पत्थर आया और बख्शी जी के पास आकर गिरा। अच्छा, ये लोग सुबह सुबह मोहल्ले में सफाई करने आए थे प्रभात फेरी के बाद। वो तब उतने में ही, मगर देशराज वहां पर नहीं, देशराज वहां नहीं था। किसी को मालूम नहीं था कि ये वहां से कब खिसक गया था देशराज। बख्शी जी ने सामने की ओर देखा कि गली के बाहर सड़क के पास एक मस्जिद है, केलो वाली। वहां पे सीढ़ी पर कोई काली काली चीज दिख रही, कोई आदमी सुअर मारकर फेंक गया है। हाँ हाँ, जनरल, अंग्रेज की शरारतें, ये सब उन्होंने किया होगा। सहसा सामने वाली सड़क पर एक तांगा सर पर दौड़ता हुआ है। इसके बाद मस्जिद के बगल में भागते कदमों की आवाज आई। मुड़ेसी से आदमी ने फूल लपेट कर रखा गाय को हाँकता हुआ सड़क पर से गुजरा और उसे दाएं हाथ एक गली की ओर। बख्शी जी देर तक ठिठके खड़े सब देखने के अचानक हो क्या गया। तो उसने बोला, लगता है शहरों पर चीले उड़ेंगे, आसार बहुत बुरे हैं। और उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला और गंभीर हो गया। ये सारी चीजें हुई। यहाँ तक पांचवे में ये हो गया था कि हाँ, मस्जिद के सामने वो फेंक दिया गया था। छठे में साप्ताहिक सत्संग की समाप्ति। यहाँ पे साप्ताहिक सत्संग होता था, वहां समाप्त हुआ। पहले पुण्य आत्मा वानप्रस्थ जी सदा की बात मंत्रपाठ करते हैं। वेदी पर बैठे बैठे आंख बंद कर हाथ जोड़ लेते हैं और फिर मंत्रोच्चारण करते, सर्वभवन्तु सुखिनः वाला। सारे सत्संग में अकेले वानप्रस्थ जी ने संस्कृत के ज्ञाता थे। उपनिषद के श्लोक के बाद वानप्रस्थ जी ने क्या पढ़ा था? उपनिषद के श्लोक के बाद इन्होंने क्या पढ़ा था? गीता के श्लोक। आप पूरे माडम अचल प्रतिष्ठम, तो कुछ गाने आए थे, गीत आए थे, अब यहाँ पे गीता के श्लोक आए छठे में और उपनिषद के भी आए। अंत में शांति कूट हुआ। शांति पाठ में ओम देव शांति पृथ्वी शंतराशा शांति शांति वनस्पति। मंत्रोच्चारण के बाद एक प्रार्थना का गीत ताली बजा बजाकर वानप्रस्थ जी क्या गाए थे? सब पर दया करे भगवान, सब पर कृपा करो भगवान। प्रवचन देते समय वानप्रस्थ जी स्वयं अत्यधिक विचलित और भावदलित हो उठे। उनका मन भेदी आवाज इन पंक्तियों में दिखा है, फैलाए घोर पाप यहाँ मुस्लिम ने, नियमन और फलक ने छीन ली दौलत जमीन ने। तभी आंगन में से कुछ लोग मंदिर की तरफ आते दिखे। सभी लोग के बैठ जाने पर पुण्य आत्मा जी धीर गंभीर आवाज में बोले, सबके पहले अपनी रक्षा का प्रबंध होना चाहिए। सभी सदस्य अपने अपने घर में एक कनस्तर
एक कनस्तर क्या करो, कड़वे तेल रख लो। एक एक बोरी कच्चा या पक्का कोयला रख लो। उबलता तेल सतह पर डाला जा सकता है। जलते अंगारे छत पर से फेंके जा सकते। बात दो टूक थी, लेकिन वानप्रस्थी का मुंह से सुनते सुनते कुछ लोग को तनिक झेप भी हुआ। युवकों को लाठी सिखाने का काम फौरन शुरू कर देना चाहिए, और करीबन 200 लाठी आज ही मंगवा लो। इस पर सभा के दानवीर प्रधान जी ने, जो शहर के जाने माने व्यापारियों में से थे, सिर हिलाकर बोले, ये रकम मैं दूंगा। आप आज ही 200 लाठियां मंगवा कर युवकों को दे दे। बीच में से एक सदस्य की आवाज आई, यही तो हम हिंदुओं में बहुत बड़ी कमजोरी है, हम प्यास लगने पर कुआं खुदवाते हैं। आज जब हालत बिगड़ रही है और मुसलमान जामा मस्जिद में असला इकट्ठा करें, हम लाठी खरीद रहे हैं। एक सज्जन बोले, पर मैं कहूंगा डिप्टी कमिश्नर के पास चलना चाहिए। शरारत तो बहुत बढ़ गई। एक सिख सज्जन बोले, सुना है एक गाय भी काटी इन लोगों ने, गोबदगी किया है। जो मंत्री जी थे उत्तेजित होकर बोले। घर पर पहुंचे तो दानवीर प्रधान जी को पता चला कि बेटा घर पर है ही नहीं। रणवीर, उनका माथा ठनका कि कहीं अभी उसे आधी की लपेट में तो नहीं आ गया। उस शहर में उठने वाली जिस समय वो घर की ओर लौट रहे थे, उसी समय रणवीर अखाड़ा संचालक मास्टर देवदत्त के पीछे पीछे शहर की तंग गलियों में से एक गली के बाद दूसरे में जाता है। रणवीर उम्र में छोटा था, इसी कारण उसकी आंखों में अभी भी कौतूहल और सरल विश्वास था। 15 साल का था सिर्फ। मास्टर की कहानी सुनाने से उसके अंदर जोश भी था। रणवीर की आंखों के सामने बार बार म्लेच्छ घूम जाते थे। उनके बारे में वो सोच रहा था कि अभी इन लोगों को भी हलाल करेंगे। रणवीर को बाजू से पकड़कर मास्टर जी पिछले आंगन में ले आए। गोरखा एक हाथ में मुर्गी उठाए और दूसरे हाथ में छुरा लिए उसके पीछे पीछे। इधर दीवार के पास बैठ जाओ रणबीर, और सुनो, इस मुर्गी को काटो। दीक्षा से पहले तुम्हें अपनी मानसिक दृढ़ता का परिचय देना होगा। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, लो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो उसको काटने के लिए कहता है। मास्टर जी जमीन की ओर झुके हुए पत्थर की तरफ उसको इशारा करते हैं, और धर्मदेव कहीं से खाली कारतूसों की पेटी उठा लाया था, उसे भी दीवार पर लटका देता है, ताकि सभी ओर से शास्त्र जो शस्त्र का अभ्यास उसको मिलता रहे। रणवीर ने कमरे के अंदर ही दरवाजे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में शास्त्रागार शब्द लिख दिया था। हलवाई का कढ़ाई और धर्मदेव रणवीर लेके आते हैं। हलवाई का कढ़ाई और जो है ये चीज लेके आते हैं धर्मदेव और रणवीर, ये चीज ये दोनों को काम करते हैं। और 7वें अध्याय में दफ्तर में मिलाने के बजाय आप लोग घर पे मिलने आए, जरूर कोई जरूर जरूर काम होगा। देखिए लास्ट में क्या हुआ कि अभी इधर मस्जिद में लड़ाई हो गई, उधर गाय काटा जा रहा है, उधर सुअर फेंका जा रहा है। तो इन लोगों के वहां पे जो वानप्रस्थ चीजें थी, जिनके सत्संग में सब साप्ताहिक स्तर पे जुड़ते थे, वहां पे ये हुआ कि हिंदू लोग लाठी वगैरह चलाना सीख लें, और मुस्लिम तो असला वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। तो वहां पे ये राय हुआ कि चलो एक बार रिचर्ड से मिल लेते हैं, ताकि हमारी सुरक्षा का प्रबंध हो जाए। तो दफ्तर में ये तो रिचर्ड ने कहा कि दफ्तर में मिलने के बजाय आप लोग मेरे घर क्यों आ गए, जरूर कोई काम होगा। इस सिलसिले में आपसे मिलने तो बख्शी जी ने बोला कुछ काम है। प्रोफेसर और रिचर्ड की नजरें मिली। प्रोफेसर ही एक ऐसा हिंदुस्तानी, एक जिक्र आता प्रोफेसर का। प्रोफेसर एक ऐसा हिंदुस्तानी था जिसके साथ रिचर्ड का थोड़ा बहुत उठना बैठना था। दोनों को अंग्रेजी साहित्य और भारतीय इतिहास में रुचि थी, और रिचर्ड को सदा ही एक सुशिक्षित व्यक्ति लगता था। प्रोफेसर, सरकार तो बदनाम है, मैं अंग्रेज अफसर हूँ, ब्रिटिश सरकार पर आपको विश्वास है नहीं, उसकी बात की तो आप सुनेंगे नहीं, रिचर्ड ने व्यंग से कहा। मगर ताकत तो ब्रिटिश सरकार के हाथों में है। आप ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे हैं। कांप गई और उत्तेजनावश चेहरा पीला पड़ गया। ताकत तो इस वक्त पंडित नेहरू के हाथ में है। रिचर्ड ने फिर से बोला था, नेहरू का नाम लेके। आप कैसे कह सकते हैं इसमें हिंदू की शरारत है। दानवीर लक्ष्मी नारायण ने, अच्छा ये भी आए थे साथ में, दानवीर लक्ष्मी नारायण जिन्होंने लाठियों का पैसे दिए थे। उन्होंने उछल कर कहा, बोलते बोलते उनकी आवाज ऊंची हो गई। बड़ी उम्र का अमेरिकी पादरी और स्थानीय मिशन कॉलेज का प्रिंसिपल था। अमेरिकी पादरी धीमी आवाज में बोला, शहर की हिफाजत का सवाल राजनीतिक सवाल नहीं होता है, राजनीतिक पार्टी के ऊपर का सवाल है। शहर के सभी लोगों का, नागरिकों का सवाल है। इसमें अपनी अपनी पार्टियों को भूल जाना चाहिए। सरकार का विरोध इसमें बहुत बड़ा है, ये कहता है पादरी। मौलाना जो है यहाँ पे कहते हैं, मुसलमान का दुश्मन हिंदू नहीं है, मुसलमान का दुश्मन वो मुसलमान है जो दुम हिलाता है, हिंदुओं के पीछे पीछे जाता है, उनके टुकड़ों पे पलता है। तो क्योंकि दोनों तरफ से मीटिंग चल रही थी, मौलाना गुस्से में ये बोल रहा था, क्योंकि वो जो कमेटी थी उसमें हिंदू वाले में उसमें भी मुस्लिम थे। देखिए मौला दास साहिब, हकीम जी बड़े ठहराव के साथ कहा, आपका जो मना है वो कहो, पर सबसे अहम सवाल हिंदुस्तान की आजादी का है, अंग्रेज से ताकत छीनने का नहीं। हिंदू मुसलमान का नहीं है यहाँ पे झगड़ा। तो साफ इसी मनस्थिति में वो लौट लौट गई। जब लीजा भारत आई तो बहुत सी योजनाएं बनाकर आई थी। भारत की दस्तकारी के नमूने इकट्ठे करेगी, खूब घूमेगी, तस्वीर उतारेगी, शेर की पीठ पर सवार होगी, साड़ी पहनकर घुमा करेगी, जाने क्या क्या। लेकिन उसे मिला क्या यहाँ। खानसामा सामने खड़ा था। क्या हुआ, वीडियो नहीं दिख रहा है? लाइट क्यों भाई, लाइट तो है। अच्छा इनके यहाँ पे नेटवर्क इशू हुआ होगा। अभी दिख रहा है? नेटवर्क इशू आपके यहाँ हुआ होगा, देखिए। तो बाबू रिचर्ड को देखा देखी, उसने एक खानसामा खड़ा था उसके सामने, ड्रेसिंग टेबल पे छिपकली मारा, उसने उसे उठाया और दबे हुए स्वर में कहा, बाबू। रिचर्ड की देखा देखी लीजा ने भी उसे बाबू ही कहकर पुकारा और दरवाजे के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। यू हिंदू बाबू? यस मैडम, बाबू ने तनिक झेप कर कहा। तो उसने बात करने की, थोड़ा उसने हिंदू मुस्लिम ना जानने की कोशिश की, कौन क्या है, ये सारी चीजें थी।
फिर 8वें अध्याय में देखा, शहर में सब काम जैसे बँटे थे। कपड़े की ज़्यादातर दुकानें क्या थी? शहर में देखिए, अगर शहर में दुकान है तो कपड़े की दुकान हिंदुओं की थी, जूतों की मुसलमान की, मोटर लारियों का सब काम मुस्लिम के हाथ में था, अनाज का काम हिंदू के हाथ में था। छोटे-छोटे काम हिंदू भी करते और मुस्लिम भी। जब इब्राहिम इत्र फरोश कंधों और पीठ पर लेके आया था बोतल लटका के गली में, जब उसको मार दिया गया था, तो वो जो है वहाँ से गुज़रता था। हर साल गुरु पर्व का अवसर होता था, सिखों का जुलूस निकलता था, शहर में तनाव आ जाता था। जामा मस्जिद के सामने से जुलूस बाजा बजाता हुआ निकलेगा ये नहीं, उस पर पथराव होगा या नहीं। दर्जी खुदाबख्श की दुकान पर सरदार हाकिम सिंह की पत्नी उलाहना दे रही थी, बेबख्शिया तू कपड़े की देख मर से या फिर पेंदा ही रह जाएगा। तो ये जैसे होता है शहर में सारी चीजें होती रहती हैं, वैसे ही दर्जी खुदाबख्श की दुकान पे ये चीजें उलाहना दे रही थी। तो उन्होंने कहा वाजी बेटी की सगाई का दिन इसे याद है, ब्याह का दिन नहीं जानता, 25 को है ना। तो उसने कहा हाँ, ये सारी चीजें आपने पूरा उपन्यास सुना होगा तो रहा होगा। गोरखा चौकीदार उसी घड़ियाल को साफ कर रहा था जो सन 26 के फिसाद के बाद एक घड़ियाल लगवाया गया था। गोरखा चौकीदार, इस घड़ियाल की आवाज सुनकर रूह कांप जाती है। मूसा छोटा था और मूसा खुद पैगंबर बनना चाहता था। अभी वो पैगंबर बना नहीं था मगर चाहता बहुत था। खिजर तो पहले ही पैगंबर था। नान भाई की दुकान में एक और नत्थू भी बैठा था। नत्थू ने मन ही मन कहा, 2 रुपए मोतिया को देने के बजाय घरवाली के लिए कुछ तो ले जाऊंगा जो 5 रुपए मिले हैं। तो उसने कहा मोतिया को क्यों दे, मोतिया मतलब जिसके यहाँ पे वो नहीं बताते वेश्या थी। उसने कहा नहीं, घरवाली के लिए ले जाऊंगा। दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की तरफ मुड़ता है, ये देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट आया था। इतने में एक तांगा जिस पर कांग्रेस का झंडा लगा था, तांगे के अंदर बैठा कोई आदमी छोल पीट रहा था और लगभग नानबाई की दुकान के सामने आकर रुक गया। अगली सीट पर से एक आदमी उठकर खड़ा हो गया, तभी ढोल पीटना बंद हो गया और वो आदमी उठकर मुनादी करने लगा। वतन का फिक्र कर ज्यादा मुसीबत आने वाली है, ये मुनादी था। तेरी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में, मुनादी करने वाला शंकर था। तो कौन कह रहा था? शंकर। बाबू ने कहा आजादी आने वाली है। मैंने कहा आए आजादी पर हमें क्या, हमें पहले भी बोझा ढोते थे, आजादी के बाद भी करेंगे। नत्थू को तभी सहसा उसे सामने की ओर से मुराद अली आता दिखा। शराब के नशे में धुत नत्थू मुराद अली को बता देता है। दरवाजा खोलने पर नत्थू को दहलीज पर खड़े देखकर नत्थू की पत्नी की जैसे जान में जान आती है और उसकी आंखों में आंसू छलक। नत्थू की पत्नी भगवान से धीरज का वरदान लेकर आई थी, ये कहा गया उसके बारे में। पत्नी को लापरवाही से बाल खोलते देख वेदना भरी उन्माद की लहर नत्थू के तन बदन में उठी और उसने पागलों की तरह अपनी पत्नी को बाहों में भर लिया। कहीं आग लगी है, उसने भराई सी आवाज में कहा और उठ बैठा। तभी भीमनाते शोर के ऊपर तैरती सी घड़ियाल के बजने की आवाज आई। दोनों डर गए कि ये तो नई आवाज है, क्योंकि जब से दंगा नहीं हुआ था तो वो बजा भी नहीं था। शहर में गड़बड़ है लीजा, तुम सो जाओ, मुझे मालूम करना होगा। तभी टेलीफोन की घंटी बजती। तो 8वीं में ये हो जाता कि यहाँ कुछ दंगा वगैरह होना है। गाँव में आते आते कहते ऐसा बेवाक घर है, कोई चीज एक बार कहीं रख दो फिर मिलता नहीं, ढूंढ ढूंढ मारो। ये क्या, लक्ष्मी नारायण जब ये खतरा बढ़ जाता है तो वो चीजें खोजते रहते हैं। फिर उन्होंने कपड़े से नीचे एक नन्ही सी कुल्हाड़ी थी, तो खोज रहे थे कि देखिए मिल जाए, कहाँ पे मिल जाए, मिल ही नहीं रहा था। और फिर कुल्हाड़ी सच में छोटी सी थी, पीले रंग के दस्ते पर लाल और हरे रंग के बलबूटे बने हुए थे। लल्ली जी बच्चों को एक बार मेले पर ले गए थे, वहां से एक कुल्हाड़ी लेके आए थे मेले में से। पिछली बार फिसाद भड़का था तो केवल मंडी में आग लगी थी, मारकाट तो हुई नहीं थी। अब की बार हवा में ज्यादा जहर है। मुड़ेरे पर लाला जी ने झांक कर नीचे देखा तो पड़ोस वालों की छत पर 3 आदमी थे, फतादीन और उसका भाई और उनका बूढ़ा बाप। कैसा कहर टूटा है बाबूजी, कैसी बुरी आग लगी, उसने कहा। पर फिर फतादीन ने आश्वासन के लहजे में कहा, आप बेखबर रहो बाबूजी, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग साथ देंगे। हयात बख्श ने, जो मुस्लिम लीग का प्रधान था, यकीन दिलाया था कि उसके रहते कोई उनका बाल बाका नहीं कर पाएगा। उन्हें चिंता तो केवल रणबीर अपने लड़के की थी जो इस वक्त घर पे नहीं था। जोशीला लड़का था, कहीं कुल्लू कुछ भूल ना कर पाए। और विद्या जा देख, तो ये जो कहता है कि विद्या जा देख तो तेरे पिताजी क्या करने गए हैं। लाला लक्ष्मी नारायण को उनकी पत्नी उन्हें बाहर जाने से रोकती है, यानी अपनी पुत्री से कहती है। तभी दूर से नारों की गूंज सुनाई देती है, अल्लाह अकबर का नारा। सुनो रणबीर की माँ, तुम ननकू को ऊपर बुलाओ, ननकू नौकर को, मैं उसके हाथ एक चिट्ठी लिखकर भेज देता हूँ। तो समझी कि वो जो चिट्ठी भेजने वाली बात थी यही थी। फिर 10वें में आप देखो कि दिन के उजाले में शहर अधमरा सा लग रहा था, मानो उसे सांप सूंघ गया हो। मंडी अभी भी जल रही थी। म्यूनिसिपैलिटी के फायर ब्रिगेड ने उसके साथ जूझना कब का छोड़ दिया था। नए मोहल्ले की चौक में एक घोड़ा मरा पाया गया था। एक अधेड़ उम्र के आदमी की लाश मिली थी। अधेड़ उम्र के हिंदू की थी और उसकी जेब में से कुछ रजगारी वगैरह भी मिले थे। मोहल्लों के बीच लीकें खींच गई। हिंदू के मोहल्लों में मुसलमान को जाने की अभी हिम्मत नहीं थी और मुस्लिम के मोहल्ले में हिंदू सिख नहीं जा सकते थे। जनरल सुबह प्रचार के लिए जाता है, किसी को नहीं पता वो लौट जाता है। उधर रणवीर रात को घर नहीं लौटा था, लेकिन जैसे तैसे मास्टर देवव्रत ने उसको कुशल छेन लाला तक पहुंचा दी थी। शहनवाज जो था उसके साथ लाला जी की जान पहचान थी, तो बेतकल्लुफी नहीं हुई, यहाँ से वहां शिफ्ट कर दिया गया था। रघुनाथ के डेरे पे वो गया था, ये सब कथा ने बताया था। वहाँ रघुनाथ और उनकी पत्नी जानकी से मिलता है। वो पूछते हैं कि फातिमा को नहीं लाया, तो फातिमा किसकी बीवी थी? शाहनवाज की। जब आते हो अकेले चले आते हो। फिर दोपहर ढल चुकी थी जब डेरों का डिब्बा उसको पुश्तैनी घर पे भेजा गया था। तो मिल्की ने दरवाजा देर से खोला, कौन है जी? वो खोल नहीं रहा था। फिर आते ही रघुनाथ के जो छोटे भाई हैं
वो बहू उसके लिए अंडों का ऑमलेट बनाने चली गई थी। तो ये कुछ चीजें और भी हैं। चाबियों के गुच्छे में कुछ नहीं तो कितनी चाबियां थी, 15 ही थी। डिब्बा निकालने में देर नहीं लगी, उसने नीला मखमल से ढका डिब्बा था, पहचान लिया था और लेके आ गया था श्रृंगार बॉक्स को। वो था शहनवाज ने सहसा मिल्की को इस तरीके से वो कर दिया था और उसकी हड्डियां टूट गई थी। एक ग्रामीण में देवदत्त ने नहा धोकर हाथ मलता हुआ अपने घर के सामने आ खड़ा हुआ। शहरों में दंगों को रोकने के लिए और फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडरों को इकट्ठा करना होगा, ऐसा कहा। हयात बख्श और बख्शी को आपस में मिलाना होगा। तो ये बाद में कहता है कि दोनों को मिलाना होगा, हयात बख्श और जो बख्शी है। हयात बख्श की आंखें लाल हो रही थी और नारे लगाने लगा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा। ये चीजें थोड़ी चलने लगी थी। देवदत्त को बातें करने का मौका ही नहीं मिला। आज उसके पास फिर जाना होगा। देवदत्त ने फिर हाथ मिले, नाक सहलाई कि बख्शी जी को ही हयात बख्श के पास लीजिए, मतलब मामला थोड़ा सा शांत हो जाए ये चीज। देवदत्त के माता-पिता उसे बाहर जाने से रोकते हैं, लेकिन नहीं रुकता है। मैं अपने काम से पार्टी ऑफिस जा रहा हूँ, करता है। देवदत्त को ये विश्वास था कि बक्सी आएगा, क्योंकि कुल मिलाकर 16 साल जेल में रहा है तो कुछ तो असर होगा। उसी दोपहर एक और मौत हो गई, जनरल मार दिया गया, तो इसी समय मारा गया था। सन की तो पहले ही था, बगल में छड़ी दबाए लेफ्ट राइट करता था। मैं अपील करता हूँ कि आपस में लड़ना बंद कर दे, इससे मुल्क को नुकसान होता है। देश की दौलत इंग्लिस्तान में जाता है, अंग्रेजी गोरा बंदर हम पर हुक्म चलाता है। गांधी जी का फरमान है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। हम एक हैं, हम भाई भाई, हम मिलकर रहेंगे। 12वें अध्याय में एक आदमी छज्जे पर पहरा दे। रणवीर ने घूमकर कहा, मुर्गा काट कर दीक्षा पाने से उसमें भरपूर आत्मविश्वास तो आ ही गया था। कद का छोटा सी देव मन ही मन शिवाजी की भूमिका में अपने को देख रहा था। शास्त्रागार इसके 2 मंजिले पर ऊपर मंजिल पे था। निचली मंजिल में शंभू के बूढ़े दादा दादी रहते थे। रणबीर ने अन्य 3 योद्धाओं को शास्त्रागार में इकट्ठा किया और रणनीति पर विचार किया कि शत्रु पर उबलता तेल डालने का समय अभी नहीं आया। उबलता तेल उस समय डाला जाता जब शत्रु अपने दुर्ग पर हमला कर दे और आप हथियारों से उसका मुकाबला न कर पाए। फिर उसके तनिक सोच कर कहा, यहाँ केवल छुरा चलेगा, कमानीदार छुरा। इंद्र है शंभू सरदार। मास्टर जी ने कहा था कि अपने शत्रु की ओर ध्यान से कभी नहीं देखो, इससे निश्चय डगमगाने लगते। किसी भी जीव की ओर ध्यान से देखो तो उसके प्रति दिल में सहानुभूति आ जाता। ऐसा बोला था इनके उन्हें। ऐसा कभी नहीं होने देना कि जब मारने जाना तो देखना। हमें एक एक गली का मालूम है कि वहां कौन इत्र खरीदता है। जिस मर्द की 2 बीवियां हो वो जरूर इत्र लेता है। वह वासना भी लेगा और सुरमा भी लेगा। वो मर्द भी इत्र खरीदता है जो उम्र में बड़ा हो, जिसकी जवान बीवी हो। अच्छा और बताओ, वो बच्चे का मन बहलाने के लिए बोले जा रहा था। इंद्र जो है इत्र फरोश को, मतलब वो सारी चीजें बता रहा था। जैसे इत्र फरोश को पकड़ा था तो ऐसा नहीं तुरंत चाकू भोग देता। उस समय टटोल रहा था कि कब मारना है, तो इंद्र ने फिर उसको चाकू कर दिया था। फिलहाल में नत्थू परेशान था, अपनी कोठरी के बाहर बैठा चिलम, और ये तो हो ही गया था कब दंगा फैल गया है। नत्थू को अपने पापा की, जो बाप है उनकी याद आई। भगवान से डरने वाला आदमी था वो, सदा यही सीख दिया करता था। नत्थू को याद करके रुलाई है कि भूखा काम कर लेते, तो उसको एक ग्लानि भी हुआ। अपनी पत्नी से चाय मांगता है। सहसा अपने आप ही बोलने लगा, तुझे मालूम है मंडी में आग क्यों लगी? तब वो बताता है कि मस्जिद के सामने जो किसी ने सुअर मारकर फेंक दिया, वो सुअर मैंने ही मारा था। और कालू मुसलमान नहीं, वो ईसाई गिरजे में जाता है। कालू तो मुसलमान है, वो कैसे ले गया? तो ये अपनी पत्नी से बातचीत होने लगती, तो उसकी पत्नी समझाती है ना कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। 5 रुपए के लिए तुमने किया, तुम्हें पता तो था नहीं। उसने कहा कि देखो, जो पैसे मिले थे, 4 रुपए बच रहे हैं, उधर ताकी पर रखे हैं, मुझे बताओ क्यों नहीं? मैंने सोचा तेरे लिए धोतियों का जोड़ा लेके आऊंगा। तो ये चीज उसके मन में थी कि लेके जाएंगे। दूसरे खंड 14 से आपके शुरू होते हैं। इसमें हो जाता है कि सारा दंगा हो गया, अब छोड़ के जाना है। तो पहली जो बस है वो खानपुर से चलकर जो है सुबह 8 बजे गांव पहुंचती है। आज दोपहर हो गई, एक भी बस नहीं है। हरनाम की चाय की दुकान में केतली पर चढ़ाया गया, पानी सुबह से खोल रहा है। डेली वो चाय का वो आता था, तो वो जो गाड़ी आती थी तो सब लोग खरीदते थे। दुकान के सामने दोनों बेंच खाली थे। स्त्री की सूझ पहनी होती। बंतु ने शाम से ही कहना शुरू कर दिया था कि इस गांव से निकल चलो, खानपुर चले जाओ, जहां हमारे और सगे संबंधी है। इस सारे गांव में अकेले 1 या 2 जो सिख परिवार के हैं, बाकी सारा गांव तो मुस्लिम का है। बेटी के पास जाए या बेटी, 20 मूल दूर थे। तर्क का जवाब तो तर्क में दिया जा सकता, पर विश्वास का जवाब तर्क के पास नहीं है। जहां बंतों का दिल किसी किसी वक्त डूबने लगता, वहीं हन्ना में एक बार भी विचलित नहीं हुआ। करीम खान दोस्त था, लाठी टेकता चला रहा था। करीम खान दुकान के सामने आया और रुका नहीं। नहीं, हन्नाम की ओर मुंह किया। केवल चाल धीमी करके उसने खकाने के बहाने गुदगुदाया, हालत अच्छी नहीं है हन्नाम, तू चला जाए यहाँ से। नोटों का पुलिंदा अंदर की बंडी को जेब में रख लिया, फिर कोठरी के अंदर दीवार पर टेंगी बंदूक उतार ली और उसे कंधे से लटका लिया। बंतु ने कमीज के नीचे जेवर पहन लिया, कुछ रुमाल में लपेट लिया और ट्रंक के अंदर छोड़ दिया। जैसे भी वो सब्जी की क्यारियां वगैरह सब लगी रखी थी। हन्नाम का उम्र कितना था? लगभग वही 60 साल के आसपास। बंतो पिंजरा कोठी के पीछे ले जा और उसे खोलकर मैना को उड़ा देती। इनके यहाँ पे एक चीज है, वो जब घर पे जाने लगे तो पिंजरे में वो था मैना, उसको उड़ा दिए। मैना ने रोज की रटी हुई गर्दन बोल दी थी, बंतो रब रखा, सरबद्दा रब रखा। और फिर मैना ने हरनाम सिंह से सीख लिए थे, और मैना इन शब्दों को घर में दोहराई गई। तभी बलवाई उस टीले के ऊपर हमला करते हैं, हरनाम की दुकान पे।
बंतो बलवाई चिंघाड़ रहे, ऊंचे ऊंचे नारे लगा रहे हैं। हरनाम ने कहा, क्या है बंतो, दुकान चल रही है? पर जब से इन्हें इस बात का भान होने लगा कि वो भाग कर निकल आए, तभी दोनों पति पत्नी की आंखों के सामने अपनी बेटी बेटी का चित्र आया। इकबाल सिंह कहाँ होगा, जसबीर कहाँ होगी? हरनाम ने आंखें बंद करके और हाथ जोड़कर गुरु महाराज का नाम लिया। जिसके सिर ऊपरी तो छुआ में, सो दुख कैसे पावे। जब पाँव फाटने का समय, तो एक छोटे से बल पट के किनारे पत्थरों पर बैठे थे। हरनाम इस इलाके से परिचित था। थे थोक मुरीदपुर छोटे से गांव के निकट वो पहुंच चुके थे। 15 में गुरुद्वारा खचाखच भरा है, संगत है, मस्ती में झूम रहे हैं सब। बहुत अनमोल सा समय है। रागी पूरी तन्मयता से आंखें बंद किए हैं। तुम बिन कौन मेरे गोसाई। दुश्मन का कोई इतबार नहीं था, पर संगत का प्रतीक सिंह सिर हथेली पर रखा बैठा था। लकड़ी के 4 खंभों के बीच गुरु ग्रंथ साहिब की चौकी है। जत्थेदार किशन सिंह सुरक्षा देख रहा है। किशन सिंह जग में बर्मा की लड़ाई, जो जंग था उसमें बर्मा की लड़ाई में वो भाग ले चुका था, और बर्मा की लड़ाई के दांव पेच वो जानता था। सहसा गुरुद्वारे के अंदर बिजली की सी लहर सपा मतलब आया। सभी की आंखें प्रवेश द्वार की तरफ गई, जहां गांव के मुखिया तेज सिंह रहे। उन्हें कांपते हुए हाथों से तलवार की मूठ को पकड़ा और हाल के बीचों बीच आकर वो खड़े हुए। यह उनके नाना का तलवार था, जिसके पिता महाराज रणजीत सिंह के दरबारी हुआ करते थे। से उनसे अनायास ही फूट पड़ा नारा, सत श्री अकाल। नारे की गूंज से गुरुद्वारे की दीवारें हिल उठी और नारा लगाने की मनाही थी, क्योंकि संगत नहीं चाहती थी कि दुश्मन का पता चल पाए कि गांव की सारी जनता सिख गुरुद्वारे में है। कुछ बातों पर इंसान का कोई बस नहीं चलता। इस तीव्र असहनीय भावना को नारे के द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता था। ये सब अंग्रेजों की शरारत है। सोहन सिंह की आवाज और ऊंची उठी, हमारा लाभ इसी में है कि फलान ना हो। जब तेज सिंह शहर के बीचों बीच आकर खड़े हो गए और अपनी कांपती आवाज में बोले, दी मेरा दिल ये देखकर टुकड़े टुकड़े हो जाता कि हमारे ही बच्चे गुमराह होकर ऐसी बातें करते हैं, अपने ही पंथ के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या हम फसाद चाहते हैं। मैंने खुद से एक गुलाम रसूल से कहा है। उसने दिल पर हाथ रखकर कहा कि गांव में कुछ नहीं होगा। वो कुछ समझो। मेदात ने हाथ झटक कर कहा, अगर हिंदू मुसलमान सिख मिल जाते, उनमें इत्तेहाद हो जाता, तो अंग्रेज की हालत कमजोर पड़ जाती। अगर हम आपस में लड़ते रहते तो हालात तो मजबूत बनी रहेगी। इस पर मोटा कसाई बेफर उठा, सुनो ये मेदात, लड़ाई हिंदुस्तान मुसलमान की है, इसमें अंग्रेज नहीं आते। तू इधर बकबक नहीं कर। तो ये लोग आपस में ही सब लड़ने लगे थे गुरुद्वारा में। जब से फिसादों का तनाव शुरू हुआ, मेदाद ना कस्बे में जगह जगह नानबाई की दुकान पर, गंडा सिंह चाय वाले की दुकान पर, सेख की बैठक में, जहां भी 5-4 आदमी बैठे होते थे, वही चर्चा करता। लाहौर बंबई मद्रास तक घुमाया था, और अपने छोटे भाई जो अल्लाह था उसके पास शहर में आया था। कौन? मीरदार। उसकी बात में वजन इसलिए भी नहीं था कि उसके पास अपनी जमीन नहीं थी, न जमीन न मकान। नानबाई की दुकान के बाहर खाट बिछाकर सोता था। शहर से इसलिए आया था कि एक स्कूल खोलेगा। गांव के लोग समझते थे कि स्कूल बन जाने से उसे कमाई का छोटा मोटा साधन मिल जाएगा, जबकि ये विचार मीरदाद के मन में था ही नहीं। तभी कसाईयों की इन दुकानों के पास एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी इनकी बातें सुन रहा था। वो गुरुद्वारे से भेजा गया जो मुखबिर था, गोपाल। इस बीच घर वाले इस बीच जो है घर में जिसके टाट के पर्दे के वो बैठा था, बूढ़ी विधवा चन्ना दी, और वो रहती थी। पिछले घर की दीवार फांक कर गोपाल सिंह वहां पे आके सुन रहा था योजनाओं का पता। और जैसे ही पता चला, नूर खान गली में गिर पड़ा और उसके मुंह से भी चीख निकली, मारी दिखता हूँ मोरी। उसको दौड़ा लिए थे। सभी के विश्वास पर शरारत गांव के अंदर शोगी। कालू मलंग, अशरफ कसाई और नवी तेली जैसे लोग फसाद पर तुले हुए जान पड़ते, पर बलवाई सचमुच बाहर से आ रहे हैं। युद्ध समिति के सदस्य सरदार मंगल सिंह सुनार, प्रीतम सिंह बजाज और भगत सिंह पंसारी तीनों सीढ़ियां चढ़कर छत पर चले गए, जहां पे तेजा सिंह और किशन सिंह के साथ मिलकर युद्ध नीति पर विचार करने की जरूरत थी। बलदेव सिंह को अपनी मां की याद आई। खून का बदला खून से हम लेंगे, वो चिल्लाया, ये सोचकर कि मां तो अब बच नहीं सकती। मां को तो तुर्की ने मौत के घाट उतार दिया। बलदेव, उसने खून का बदला खून से लेना ही है, और बूढ़ा करीम बख्श ही उसके आड़े आ सकता है। उसे मार डाला तलवार फूंक कर। इसके बाद 16 में हरनाम सिंह ने दूसरी बार सौकल खटखटाई, तो अंदर से जो हरनाम था, वो दूसरी बार साकल खटखटाई, तो अंदर से किसी स्त्री की आवाज आई, घर पर नहीं है, मर्द बाहर गए हैं। निर्णायक क्षण जब मनुष्य अपने समझ, संस्कार, विचार, मान्यताओं के पूंजी पति प्रभाव के आधार पर कोई निर्णय लेता है। कुछ देर तक उनकी ओर देखती रही, फिर उसने दरवाजा पूरा आजा बंद किया। उसने देखा ये राजू थी, जब इनके यहाँ शरण मांगने आए। तो मर्द कहाँ गए? हरनाम ने पूछा। हम तो इन 2 कपड़ों में निकल आए। बंतो बोली, सलामत रहे करीम खान, उसने हमारी जान बचा दी। और सलामत रहो तुम बहन, जिसने हमें आसरा दिया। हरनाम भी बंदूक के कंधों को लटकाया था। कारतूस की पेटी पसीने से सनी उसकी कमीज से चिपकी थी। लो लस्सी पी लो, रात भर के थके हो, कटोरा भर लेके आती है। और वो रो रो के हंसते हैं, तेरे हाथ का दिया अमृत बराबर है, हम तुम्हारा किया कभी नहीं उतार सकते। जो सास है अकरा, अकरा उसकी बहू, उसके चेहरे की ओर देखती है, उसकी बात में सार था। अपनी बंदूक मुझे दे दे, इधर से लटका दे, मैं पकड़ लूंगी। तो उसने बोला था ना कि अपनी सास से कि इनका बंदूक ले लो। बाहर आवाजें बढ़ने लगी, हंसी ठटाके हो रहे थे। आंगन का दरवाजा खुला पड़ा था। अकरा बड़ा सा काले रंग का ट्रंक उठाई थी। ये सारी कहानी हमें बताती है एहसान अली। और लस्सी पिलाना, और फिर रमजान जो है, एहसान अली ने कहा था, अब अगर किसी को पता चल गया कि तुम लोग यहाँ पे हो, तो फिर मेरी ये समस्या खड़ी हो जाएगी।
फिर दिन में किसी वक्त राजू जो है रोटी और लस्सी भी दे गई, दोनों के पेट में रोटी गई तो त्राण मिला। रमजान बायां हाथ बढ़ाकर हन्नाम की गर्दन को पकड़ लिया था, वो मारने जा रहा था। लगभग आधी रात का समय रहा होगा जब ऊंची लंबी राजू आगे आगे चली जा रही थी और हन्नाम और बंतु उसके पीछे पीछे, तो वो पीछे चले जाते हैं, गहने वगैरह दे के उसको विदा कर देते हैं। 17वीं इस बीच देहात की उबड़ खाबड़ जमीन पर एक और नाटक खेला जा रहा है। रमजान और उनके साथी ठोक इलाई बख्श जो है मुरादपुर की ओर से लूटपाट का सामान लेके आ रहे थे और उनको एक भागता सिख यानी इकबाल नजर आया होगा। ललकारे, ओ सिख रुक जा। नूरदीन रमजान के ही गांव का रहने वाला था। तभी एक बुद्धिमान को कोई विचार सूझा और चिल्लाकर बोला, ओए ठहरो, ओए मत मारो पत्थर, बोल सरदार इस्लाम कबूल करेगा कि नहीं। तो उससे इकबाल सिंह को मीरपुर में बजाजी का दुकान करता, उसको इलाही बख्श जो है हरनाम ढोल इलाही बख्श में चाय की दुकान जो करता था। बाद में इकबाल सिंह से कलमा वगैरह का वो कराया गया। और कहते हैं कि घृणा और द्वेष इतनी जल्दी प्रेम और सद्भावना में नहीं बदल सकते, वे भौड़े हास्य और व्यंग में ही बदल सकते। वे इकबाल सिंह को पीट नहीं सकते थे तो कम से कम उसे अपने क्रूर व्यंग से लज्जित तो कर रहे थे। लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार उसका धर्म परिवर्तन करते, तभी नूरदीन ने इकबाल सिंह का मुंह खोला और दाएं हाथ में मांस का टुकड़ा डाला था। ये चीज इन लोगों ने किया था, कलमा पढ़वाया था। और फिर नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, जुलूस पर इमाम दिन तेली के घर की ओर रवाना हुआ। बुजुर्ग सारा वक्त उसे सहारा दिए हुए था और सुन्नत के वक्त बार बार उसके कान में कह रहा था, तेरा निकाह कराएंगे, बड़ी सुंदर औरत, कालू तेली की बीवी तेरी उम्र की है, अब तू हमारा अपना है, तू शेख है, शेख इकबाल है। ये सारी चीजें इस प्रसंग में हुआ था। और फिर तुर्क आए थे और वो अपने ही पड़ोस वाले गांव से आए थे। तुर्कों के जहन में भी यही था कि वे अपने पुराने दुश्मन सिखों पर हमला बोल रहे हैं, और सिखों के जहन में भी था 200 साल पहले के तुर्क थे जिनके साथ खालसा लोहा लिया था। ये लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाइयों की श्रृंखला में एक कड़ी थी। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। घमासान युद्ध था, 2 दिन और रात चलता रहा। सफेद चादरों से ढकी 7 लाशें पड़ी थी। 5 लाशों के सिर अपनी अपनी गोद में रखे 5 औरतें बैठी थी। निहंग सिंह की दूसरी लाश सोहन सिंह की, जो शहर से फसाद रोकने के लिए आया था। 2 लवारिशें भी थी। इनके अलावा बहुत सी लाशें कस्बे के अलग अलग जगहों पे बिखरी थी। माई भागा का एक झापड़ पड़ने से ही जान, बूढ़ा सौदागर सिंह, तो माई भागा भी, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। ये सारी चीजें हुई थी। गुरुद्वारे के अंदर आप देखो तो दरवाजे के पास युद्ध परिषद के 5 सदस्यों में तेजा सिंह के साथ समझौते की शर्तों पर विचार कर रहे थे कि कैसे जो है विचार कर ले, एक तरीके से शांत हो जाए माहौल। 2 लाख वो लोग मांग रहे थे। 2 लाख उन्होंने बोला कि हम लोग कहाँ से लाएंगे, आवेश में तेजा सिंह ने कहा। आपने छोटे ग्रंथी को क्या कहलाकर बेचा था, एक सदस्य ने पूछा। समझौते की बातचीत के लिए कि वो सारी चीजें हो जाए, लेकिन वो लोग पैसा मांग रहे थे। और इसके बाद रुपया ले देकर गोली चलाना बंद कर, तो ये इन्होंने कहा, लाचार होकर तेजा सिंह ने बड़े ग्रंथी के छोटे भाई छोटे ग्रंथी को पुकारा, संदेशा भेजा। मैंने कहा था 20-30 हजार कहना। तेजा सिंह ने कहा, पर 2 लोग 2 लाख मांगते हैं, उन्हें पता चल गया होगा कि हमारी हालत कमजोर पड़ गई है। उनके बाप को भी पता नहीं चल सकता। साल दरार ने तैस में आकर कहा, हमने उनके कम आदमी नहीं काटे, 20 का ही फक सिंह जी। ये बदकिस्मती हमारी का असला चूक गया था। दूर से फिर आवाज आई, अल्लाह हो अकबर। तो ये हुआ था कि अंदर से समझौता करना पड़ा था कि हो जाए, नहीं तो फिर हमला करेंगे। तेजा सिंह उठकर गुरु ग्रंथ साहब की चौकी के सामने रखे, एक बक्से के पास गए, उसे खोलकर उन्होंने गहनों को जो स्त्रियां अपने शरीर में पहनी थी उतार उतार कर डाल दी। अपने दोनों हाथ में लिए और उनके वजन का अंदाजा लगाते हुए उनका मुंह लाखने लगा। 20-25 हजार से ज्यादा के गहने नहीं होंगे। वे तो 2 लाख मांगते हैं, 2 लाख कहाँ से लाएंगे। इस तरीके से तो लड़ाई नहीं वो हो सकती थी। तेजा सिंह ने छोटे ग्रंथी को बुलाकर भेजा, जाओ ग्रंथी, जिनके साथ 1 लाख फैसला 1 लाख तक कर लो। ये शर्त है कि बाहर से आने वाले लोग नदी पर चले जाएं, फिर अपने 3 नुमाइंदे भेज दें और हमारे आदमी उनको पैसे दे देंगे। तुर्क आगे, कुछ औरतें चिल्ला रही थी, कोई गुरुवाणी का पाठ कर रहा था, कोई उन्माद कर रहा था, मतलब सब डरी हुई थी कब आएंगे, इज्जत लूटेंगे, ये सारी चीजें। सबसे पहले इन सब में जो जसबीर कौर थी वो कुएं में कूद गई थी, इनकी बेटी जो थी बंतो की। और उसने कोई नारा नहीं लगाया, किसी को पुकारा नहीं, केवल वाह गुरु करके वो वाहेगुरु करके कूदी। हरि सिंह की पत्नी खड़ी हुई तो उसने 4 साल के बेटे को लिया, हरि सिंह की पत्नी, और फिर देव सिंह की पत्नी दूध पीते बच्चे को ले लिया। प्रेम सिंह की पत्नी का बच्चा छूट गया और ज्ञान सिंह की पत्नी ने बच्चे को धकेल कर पहुंचा दिया। देखते ही देखते गांव औरतें अपने बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई। न जाने रात की किस पहल लूटपाट बंद हो गया, अधिक घरों को भी आग नहीं लगाई गई। गुरुद्वारे के अंदर एक बत्ती अभी भी जल रही थी। एक और युद्ध परिषद के 4 सदस्य थे, एक बड़ी का जिसे इंतजार कर रहे थे। तेजा सिंह थके मादे गुरुद्वारा की रस वाली कोठरी में गेहूं की एक बोरी पर सिर झुकाए बैठे हैं। किशन सिंह अभी भी छत पर अपनी कुर्सी पर बैठा है। एक निहंग सिंह वर्षा लिए अभी दरवाजे की ओट में है। जब रोशनी फैलने लगी तो चीले और कौवे ढेरों ढेरों के आसमान में उड़ने लगे। अनेक गिद्ध भी मर रहा है और लड़ाई अभी बंद नहीं हुई थी। मोटे कसाई का बड़ा लड़का छिप छिप कर गुरुद्वारे की पिछली खिड़कियों पर तेल छिड़ककर आग लगाने की तैयारी में था। हवाई जहाज का जैसी आवाज सुना तो चीजें थोड़े से सहम गई, रुकने लगी। जहाज के अंदर बैठा चालाक गोरा फौजी हाथ हिला कर नीचे खड़े लोगों का अभिवादन कर रहा था, जैसे लग रहा कोई सो चल रहा था।
है ना? उसकी बड़ी-बड़ी ऐनकों के नीचे कुछ लोगों को उसकी मुस्कुराहट नज़र आई। मुस्कुराया है, मैंने खुद देखा है, लोग कहते हैं। किशन सिंह जो अभी तक परेशान और बदहवास था, उठकर अटेंशन खड़ा हो गया और एड़ियाँ टकराकर सैल्यूट मारी। तो जब सब कुछ हो गया था, तब रिचर्ड हवाई जहाज भेजा था। फिर किशन सिंह को जोश आ गया, मुट्ठियां भींचकर शेखों के घरों की ओर देखकर चिल्लाकर बोला, अब चलाओ गोली। तेजा सिंह सोच रहे थे जल्दी से जल्दी शहर पहुंचना होगा और पहुंचकर डिप्टी कमिश्नर से बात करनी होगी। गया, 3 चक्कर भी लगाया। कस्बे का माहौल बदल चुका था, लोग बाहर आने लगे, लड़ाई बंद हो चुकी, लेकिन जब सब कुछ लूट-पाट हो गया था, तब ये सब चीजें हुई थी। 19वीं सड़क पर निकलते ही पता चल जाता है कि माहौल बदल गया है। फसादों के चौथे दिन 18 घंटे का कर्फ्यू, ये सारी चीजें थी। 5वें दिन कर्फ्यू का मियाद 12 घंटे था। और अब तो ये लोग तैयार भी थे सुलह के लिए। सुनने में आ रहा था कि 2 रिफ्यूजी कैंप खोलने जा रहे हैं, जिसमें 20 गांव से आने वाले लोग ठहराए जाएंगे। कैंटोनमेंट और शहर के 2 सरकारी अस्पतालों में न केवल जख्मियों की भर्ती होगी, बल्कि मुर्दे भी उठा उठा कर लिए जाएंगे। ये सारी चीजें थी। उसी शाम डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के बाहर एक आदमी को गोली का निशाना बनाया था। वो इतने बेचैन उठा था कि वो रात भर सो भी नहीं पाया था। प्रोफेसर रघुनाथ का जो कहना था कि ये आदमी वास्तव में प्रशासन के काम के लिए बना ही नहीं है। किसको कहा था? रिचर्ड को। वो तो केवल कोमल अनुभूति वाला किताबी आदमी है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने काम पे रख लिया है। और ये बहुत बड़ा अन्याय है। दौरे पर निकले रिचर्ड की जीप गाड़ी हेल्थ ऑफिसर के घर के सामने रुकी। गुड डिप्टी कमिश्नर ने कहा और फिर मुस्कुराया, जिस गांव में औरतें और बच्चे कुएं में कूद गए, वहां पर बीमारी फैलने का डर, वहां आपको जाना चाहिए। हेल्थ ऑफिसर के कान खड़े हो गए थे। तो ये डिप्टी वो बोला था रिचर्ड ने। डिप्टी कमिश्नर का हाथ न केवल शहर की नब्ज पर था, बल्कि जिले भर की नब्ज पर था। हेल्थ ऑफिसर की पत्नी इस बीच कपड़े बदलकर जूड़ा बनाकर चुस्त दुरुस्त बनकर आ गई थी। चाय कॉफी का फिर से आग रखिए। तो डिप्टी कमिश्नर मुस्कुरा दिए। देयर विल बी टाइम फॉर टी मिसेस कपूर, बट नॉट नो थैंक यू, इस समय नहीं है। रिचर्ड में ये बहुत बड़ा गुण था, पर इस बार वो इस ढंग से करता कि लगता कोई मामला मुसव्वरी के लिए उठ रहा है, पर वास्तव में वो हुक्म देता, निर्देश देता, ऐसा उसके अंदर था। हेल्थ ऑफिसर ने डिप्टी कमिश्नर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, फिर धीरे से बड़बड़ाया। लक्ष्मी नारायण जो था, हम डिप्टी कमिश्नर साहब को यकीन दिलाते हैं कि शहर की जनता और शहर की सभी संस्थाएं सरकार के साथ पूरा सहयोग करेंगी। हमारी खुशमती है कि इतना योग, इतना हमदर्द हाकिम इस जिले में है। मीटिंग 15 मिनट में खत्म हो गई, पर तभी पीछे से दरवाजे की ओर सहसा आवाज आई, यहाँ सभी टोड़ी इकट्ठे हुए हैं, सरकार की चापलूसी करने वाले। हम किसी से डरते नहीं, साफ मुंह पे बात करते हैं। सरकार उस वक्त कहाँ थी जब ये सब चीजें हो रही थी? हम किसी से डरते नहीं, साफ बात जो है मुंह पर करते हैं। ये कौन बोला? तो मोहन लाल कह के जा रहा था। डिप्टी कमिश्नर के चले जाने के बाद बख्शी जी के मन की स्थिति भी कुछ कुछ वैसी ही थी। पेशाब कराने वाले में अंग्रेज थे, शायद रोकने वाले भी। अंग्रेज भूखों जहाँ मरने वाले मराने वाले वो सब भी थे। तो ये सारी चीजें उनके भी दिमाग में रह गई थी। जिस बीच लीचा शहर का दौरा करा था, उसी बीच लीचा जो थी बोरियत से परेशान हो गई थी। शाम को 8 बजे करीब लौटा। लीजा नशे में धुत थी, उसको यहाँ बहुत बेकार लगता था। अभी लीजा साल भर घर में लंदन में बिता के आई थी और ऊब कर भारत आ गई थी, फिर भाग जाएगी। लीजा, तुम्हें मालूम होना चाहिए, बहुत काम है। शहर में अनाज की मंडी जल गई और देहात में 103 गांव चल गए। इतने गांव तो जल गए रिचर्ड, अभी भी तुम्हें काम है? और तुम्हें काम है क्या? तुमसे प्रेम नहीं करते, मैं जानती हूँ। रिचर्ड ने उत्साह से कहा, मुझे कल सैयदपुर जाना है, एक कुएं में डिसइंफेक्टेंट डलवाना है जहाँ कुछ औरतें डूब मरी हैं। तुम भी साथ क्यों नहीं चलती? उधर से हम मोटर में टैक्सी ला निकल जाएंगे, टैक्सी ला कर म्यूजियम देख लें। क्या कहती हो? सारा इलाका बहुत सुंदर है। मैंने लाख पक्षी की आवाज सुनी, और भी तरह तरह के पक्षी मिलते हैं, तुमने पहले कभी देखा नहीं है। हम यदि हर घटना के प्रति भावुक होने लगे तो प्रशासन एक दिन में नहीं चल पाएगा, ये रिचर्ड कहता है लीजा से। रिचर्ड ने तनिक रुककर कहा, ये मेरा देश नहीं है, ना ही मेरे देश के लोग हैं। मगर तुम तो इन लोगों के बारे में किताब लिखने जा रहे थे रिचर्ड। जब नस्ल के बारे में, तो उसने पूछा कि जब जानते नहीं हो देश नहीं है। रिचर्ड बोला, आज मैंने हेल्थ ऑफिसर की पत्नी से कहा कि रिफ्यूजियों के लिए सामान इकट्ठा करें। यहाँ पर गांव से आने वाले रिफ्यूजियों के लिए 2 कैंप खोले जा रहे हैं, और मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि तुम इस काम में उनका हाथ बटाओगे। इसके बाद 20वां अध्याय। रिफिल कमेटी का कार्यकर्ता रजिस्टर खोले झल्ला कर कहता है रिफ्यूजी कि मुझे ये सब नहीं सुना। मतलब उन लोगों से पूछता है, वो लोग अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं, तो कहता है टू द पॉइंट बात करो। और पूछता है कौन किसकी जगह पे है, कैसे है, ये सारी चीजें पूछता है। दुकान की जैसे कितनी लागत थी, है ना, 10,000 लिख दो। तो ये सारे लोगों से जो है कमेटी वाले बराबर पूछते रहते हैं। और फिर 21वें अध्याय में कि अमन कमेटी की मीटिंग के लोग हाल में इकट्ठा हुए हैं। वो भी शेख नूर इलाही और लाला लक्ष्मी नारायण के बीच बेतकल्लुफी थी। दोनों शहर के मिशन में एक साथ पढ़े थे और दोनों कपड़े का व्यापार करते थे। कौन? शेख नूर इलाही और ये। किस शहर की तारीफ हो रही है? हयात बख्श, रंगून की। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे सब लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, अब सारा काम खत्म हो गया है। 2 महीने बाद चुनाव होंगे। नाम दाखिल करने की तारीख 15 जून है, इसलिए अब ज्यादा वक्त नहीं है। इस पर मास्टर रामदास ने उठकर कहा, जनरल सेक्रेटरी के लिए तो मैं कॉमरेड देवदत्त का नाम तजवीज करता हूँ। किसने कहा था? रामदास। क्या शहर में जब नौजवान मर गए क्या? मनोहर लाल था। आज भी एक और दीवार के साथ छाती पर बाजू बांधे खड़े थे। मैं पूछता हूँ, क्या सरकार के 2 मुछल्ले कौन
कि एक गुरुद्वारे कम्युनिस्ट ही काम के लिए रह गए हैं, अब सब नौजवान मर गए हैं, ये चुनाव में ढोंग काहे का। आखिर एक फार्मूले के आधार पर कार्यकारी चुनाव का फैसला हुआ और कुल 15 सदस्य हों, 7 मुस्लिम, 5 हिंदू और 3 सिख। लोग उठ खड़े हुए और उठ उठकर बाहर आने लगे। गुलाबी और सफेद धारी में वो चीजें चलने लगी। इस पर यूनियन जैक का झंडा लगा दिया गया। मनोहर ने व्यंग से कहा, लोगों के बाहर आने पर बस में से नारे गूंजने लगे, हिंदुस्तान मुस्लिम एक हो, इत्तेहाद जिंदाबाद। लोगों ने ताक झांक कर बस के अंदर देखा, कौन आदमी था जो पहले से बस में बैठ कर आया था और लाउडस्पीकर पर नारे लगा रहा था। ड्राइवर की सीट के साथ वाली सीट पर एक आदमी हाथ में माइक्रोफोन लिया था। कुछ ने पहचान लिया, नत्थू तो मर चुका था। अभी आ रहा है। अब अरे तो नेटवर्क का इशू होगा, मुझे लग रहा है। मैंने तो अभी नेट से भी कर दिया है, निकिता को भी नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा है, बस सुन लीजिए, थोड़ा सा लास्ट का है। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठे मुराद अली ने फिर नारे लगाना, तो नारे तो मुराद अली ने लगाया था। बंगले में भोजन कक्ष की स्निग्ध रोशनी में मेज के आर पार बैठे रिचर्ड और लीजा अपने भावी कार्यक्रम पर विचार कर रहे थे। लीजा को ये सूचना पाकर मन ही मन खुशी हुई, तो तुम्हारा तबादला होगा, तुम्हारी तरक्की होगी। रिचर्ड मुस्कुरा दिया, मुंह से कुछ नहीं बोला। लास्ट में देखिए कुछ नहीं होता है। सब अमन कमेटी के चैन में उसमें कायम होके इधर से उधर घूम रहे हैं और उनका प्रमोशन आ गया, ये सभी हुआ और 21वां अध्याय जो है समाप्त हो गया है। ये पूरा कथानक था। 2 घंटे में आप लोगों का कमिट जो है जितना हो सका है पूरा सारी चीजें करा दी गई। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ छूटा है। बहुत करेंगे आप लोग, गाने वगैरह इकट्ठा देख लेंगे, बाकी सारी चीजें इसमें कंप्लीट हो चुकी है।